चलो चले एक बार फिर एक नई दिशा की ओर, वापस हम आएंगे अब तो फिर से लगा के जोर। हर चेहरे पे अब तो खुशियां झलकेंगी, आजादी से घर से जब राहें निकलेंगी। चलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ चलेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ बढ़ेगा इंडिया। बड़ी तादाद में फिर से हम सारे मिलेंगे, हाथ थाम के एक दूजे का आगे बढ़ेंगे। नेटवर्किंग की ताकत से सपने पूरे करेंगे, हम सारे जब साथ हो फिर ये दुनिया भी बदलेंगे। हाँ सुनहरा कल हम फिर से लाएंगे, आगे बस आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ चलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ चलेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ बढ़ेगा इंडिया। हाथ बंध चुके थे अपने अब तो खुल जाएंगे, मिल जाएगा जिंदगी में जो भी हम चाहेंगे। मेहनत ही राज है, बात हम में खास है, दुनिया के आगे फिर से छाएंगे, आसमां को छूकर फिर से आएंगे। हाँ चलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ चलेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ बढ़ेगा इंडिया। चल पड़े हैं दिल में सपना लिए, एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else. रहे हाथों में हाथ हर कदम पे साथ, जीत हो आसान कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else, wish you well and everything else. अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे, देखती रहे। Wish you well and everything else, 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 wish you well and everything else. Come, join the wealth revolution. Okay, good morning everybody. Good morning and welcome to Millionaires Worldwide YouTube channel. और जैसे आप सब जानते हैं कि संडे का दिन हमारे इस इंडस्ट्री में
एक बहुत ही, जहां पर लोग आराम करते हैं वहां पर एक नेटवर्कर संडे के दिन के अंदर उसको आराम नहीं मिलता है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी के अंदर लगा रहता है और यही एक्टिविटी उसको बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और वेस्टीज में एक अच्छा लेवल तो पाया ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बात यह है कि उनसे काफी लोग इंस्पायर हुए हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है, उनसे काफी लोग इंस्पायर हुए हैं। और बेस्ट बात यह है कि मैं भी जब इनको सुनता हूं तो मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिल जाता है। बहुत ही अच्छे स्पीकर है, साथ साथ में अगर आप उनको स्टेज के ऊपर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज है और बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने इस जर्नी को उन्होंने कंप्लीट किया है और आगे बढ़ रहे सक्सेस की और तो आज मैं उनसे मुलाकात जरूर करवाना चाहूंगा। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर कहना चाहूंगा खास करके कि इस तरह के जो सेमिनार्स होते हैं उस सेमिनार के अंदर हमें अपने साथ अपने लोगों को बिठाना साथ में, बिकॉज यही इवेंट्स और यही सेमिनार्स आपको नई ऊर्जा देता है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है और एक आपको नई एनर्जी के साथ आप प्रेरणा लेके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम आज इस सक्सेस सेमिनार की शुरुआत करेंगे और मैं यहाँ पर आप लोगों को तो पता ही है कि हमने जो पोस्टर डाला है उसके अंदर आज हमारे पास एक बहुत ही धमाकेदार स्पीकर है। इनकी एनर्जी से लेके एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव। तो मैं आप लोगों के साथ उनका वेलकम करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम गोपी कश्यप फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम रायपुर। गोपी जी, आपका हम स्वागत करते हैं मिलियनर वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल के ऊपर। लव यू सर, गुड मॉर्निंग सर, लव यू। गुड मॉर्निंग गोपी जी। मैं तो आपसे प्रेरित हुआ ही हूँ क्योंकि आप जब मुंबई आए थे तो आपने कितना धमाकेदार सक्सेस सेमिनार किया था और मुझे याद है आपकी कहानी पूरी तरह से। और उसके बाद हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर सारे लोगों को कि इस तरह की सक्सेस स्टोरी को जब हम सुनते हैं, इस तरह के शख्सियत से हम जब मिलते हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस के ऊपर देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। सो वेलकम गोपी जी। और फिर से स्वागत तो करते ही हम आपका, लेकिन आज हम ऑनलाइन जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी वेस्टीज की इस जर्नी के बारे में। सो गोपी जी, आपने कब शुरुआत किया था और आपकी वेस्टीज के जर्नी के बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। सर तो सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मैडम को थैंक्स कहना चाहूंगा सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज आपने मुझे ऑनलाइन एक साक्षात्कार के लिए अपनी जिंदगी की जो कहानी है सर आपके माध्यम से मैं लोगों तक के शेयर कर सकूं, इसके लिए आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं सर आपको थैंक्स कहना चाहूंगा सर। उस परम पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सर कि उसने मुझे इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा है। वो चाहता है कि मेरे माध्यम से कुछ वो करवा सके, उसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगा उस ईश्वर को। सबसे थैंक्स कहना चाहूंगा सर सिद्धार्थ सिंह सर को, मिस्टर गौतम बाली सर को, मिस्टर दीपक सूद सर को, मिस्टर कन्वर्ट सर को, मिस्टर सुशांता मोहंती सर को। ये कुछ ऐसे नाम हैं, अगर ये लोग नहीं होते शायद इस पृथ्वी पर तो शायद इस समय मैं आपके सामने ना बैठा होता सर। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा, जहां भी वो हैं खुश रहे, आबाद रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर अपने नेटवर्क के उन लोगों को जिसकी वजह से गोपी कश्यप आज गोपी कश्यप है। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं उन सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता हूं। अगर ये है तो वेस्टीज है और ये है तो गोपी कश्यप है। उन सब सारे लोगों को मैं बहुत प्यार करना चाहूंगा। और इस समय जो लोग मुझे ऑनलाइन के माध्यम से देख या सुन रहे हैं, मैं आप सबसे थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी लाइफ का जो आज उस कुदरत, उस मालिक ने जो आपको इतना अनमोल समय जो दिया है, इसमें से कुछ समय आज आप मुझे सुनने के लिए दे रहे हैं। डियर पार्टनर, लव यू, थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सपरिवार। सर आपने कहा कि आपने मुझे आदेश दिया सर कि अपनी कहानी कुछ बताऊं। सर निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से लोगों के पास में आज एक कहानी बताऊंगा सर, जिस कहानी को मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी है सर, इस कहानी को मैंने कहीं सुनी नहीं है, बल्कि इस कहानी को मैं 49 साल से देख रहा हूं, 49 साल से देख रहा हूं सर। और ये कहानी किसी और की नहीं है सर, एक कहानी मेरी है। सो मैं एक चीज आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा सर कि सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ मुझे आप, जो भी मेरे पास समय है 45 से 50 मिनट, आप मुझे सिर्फ सुनिए, मेरी किसी बात को मानने का प्रयास मत कीजिएगा, सिर्फ सुनिए। सुनने के बाद में यदि आपको लगे कि शख्स ने कुछ बोला है तो इस कार्यक्रम के बाद में 10-15 मिनट आप थोड़ा मनन कीजिएगा। और मनन करने के बाद में यदि लगे कोई चीज मानना है जो आपकी लाभ की है, आपके हित की है, तो मानिएगा, नहीं तो सोचिएगा एक इंसान से मुलाकात हुई, आप अच्छे मैं अच्छा, सब कुछ बेहतर होगा।
इसी बात के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरा नाम गोपी कश्यप है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में रहता हूं। लेकिन मेरा जन्म हुआ था एक नक्सली इलाका है छत्तीसगढ़ में, नगरी नाम का गांव है, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म काफी गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी पान की दुकान चलाया करते थे। हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी ज्यादा कमजोर थी कि मेरे पिताजी पान की दुकान पर किसी प्रकार का कोई कर्मचारी नहीं रख सकते थे। रोज खाना रोज कमाने वाला परिवार था। तो मैं अपने 4 भाई बहनों में बड़ा मैं था भाइयों में। तो मेरे पिताजी बचपन से कक्षा चौथी से मुझे अपने साथ पान की दुकान पर बैठाया करते थे और कक्षा चौथी से लेकर के अपने बीएससी की पढ़ाई करते तक लगभग 15 साल मैंने अपनी जिंदगी में पान की दुकान चलाई है। और इन 15 सालों में मैंने जो सबसे ज्यादा एक चीज को फेस किया है, जो मैंने देखा है, मैंने गरीबी को देखा है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि गरीब होना या आर्थिक रूप से कमजोर होना कोई पाप या अभिशाप नहीं है। लेकिन जब आप गरीब होते हैं, जब आर्थिक रूप से आप कमजोर होते हैं, तो दोस्त यार, दुनिया वाले, रिश्तेदार, आसपास के लोग बार बार आपको एक बात का एहसास कराते रहते हैं कि आप गरीब हैं, आप गरीब हैं, आप गरीब हैं। कक्षा चौथी से अपने बीएससी की पढ़ाई करते तक 15 सालों में इस दुनिया ने ठोक ठोक के एक बात मेरे दिमाग में बैठा दिया कि गोपी कश्यप तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है। जब अपने बीएससी की पढ़ाई पास करके मैं निकल रहा था, तब मेरे दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि गोपी कश्यप तू कुछ करे ना करे इस दुनिया में, लेकिन मरने से पहले तुझे पैसे वाला, मरने से पहले तुझे अमीर बनना है। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मैं अमीर बनना चाहता था। लेकिन एक बात, एक सच्चाई को मैं जानता था कि अगर मुझे अमीर बनना है, अगर मुझे पैसे वाला बनना है, तो मैं खेती काम करके या नौकरी करके मैं नहीं बन सकता। मुझे कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। ये सच्चाई मैं बीएससी पढ़ के निकाला था, तभी मैं जान चुका था। और बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बड़ी चीज पूंजी की जरूरत पड़ती है। मेरे पिताजी की आर्थिक क्षमता इतनी नहीं थी कि मुझे किसी प्रकार का पैसा दे सके और वो मुझे कोई बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसा दे सके। लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता था, तो मैंने इंतजाम किया। मैंने क्या किया, जिसमें बीएससी पढ़ के निकल रहा था, उस समय भारत में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए, जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो लोग व्यापार कर सके, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक योजना शुरू की थी। मुझे इस योजना के बारे में पता चला, तो मैंने उस योजना में आवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया, ताकि मुझे कुछ पूंजी मिल सके। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, जब भी बैंक वाले किसी भी शख्स को लोन देते हैं, तो लोन देने से पहले उसके बारे में पता करते हैं कि जिस आदमी को लोन दिया जा रहा है, क्या उसकी इतनी औकात, गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, छोटे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा। उसकी आर्थिक क्षमता देखते हैं कि क्या उसकी औकात, क्या उसकी आर्थिक क्षमता इतनी है कि वो बैंक के रकम को वापस कर पाएगा। जब उन्होंने मेरे बारे में पता करवाया होगा, तुमको पता चला होगा मैं पान दुकान चलाने वाले का बेटा या औलाद हूं, तो उन्होंने मेरे को लोन देने से टोटल मना कर दिया। लेकिन ये देना बैंक, उसमें देना बैंक हुआ करता था, ये देना बैंक की बदकिस्मती कहिए या मेरी किस्मत कहिए कि उनको मुझे लोन देना पड़ा। कारण क्या था, देश में पहली बार ये योजना लागू की गई थी, और जब ये योजना लागू हुई थी, तो वो योजना के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, कम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। बैंक वालों को योजना के लिए टारगेट पूरा करना था। उन्होंने मजबूरी में मुझे लोन देने के लिए चयन किया। लोन देने के लिए जब उन्होंने चयन किया, वो मुझे लोन देने के लिए उन्होंने बुलाया और उससे कहा कि हम आपको लोन दे रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा कि लोन देंगे तो लोन से जो पैसा मिलेगा, उस पैसे से मैं पान दुकान से संबंधित कोई बिजनेस शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को 15 साल से क्या चीज की मतलब मेरे को 15 साल से किस चीज का अनुभव था? चूना लगाने का। लोगों को नहीं, पान के पत्ते पे चूना लगाने का अनुभव था मेरे को। तो मैंने कहा पैसे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पान दुकान से संबंधित बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं दे सकते। हाँ, इस योजना में जो बिजनेस है, उस बिजनेस को अगर आप करना चाहें, जो भी बिजनेस है, उसके लिए हम पैसे दे सकते हैं। मरता क्या नहीं करता। मैंने कहा ले लेता हूं पैसा, जैसे तैसे करके। पैसे से आखिर मेरे को पान दुकान से संबंधित कोई बिजनेस तो शुरू करना है, कुछ भी करके उल्टा सीधा करके पैसे तो ले लो पहले इनसे। और मैंने अनमने मन से उस योजना में एक बिजनेस था जिसको आप फैब्रिकेशन व्यवसाय बोलते हैं, या वेल्डिंग वर्कशॉप बोलते हैं, या इंजीनियरिंग वर्कशॉप बोलते हैं, उसको मैंने चयन कर लिया। चयन करने के बाद में मेरा लोन पास हुआ। मेरा लोन 55,000 रुपए मेरा लोन पास हुआ। जब मैं लोन के लिए पैसे लेने गया, 55,000 मैं लेने गया बैंक पे, तो बैंक वालों ने कहा पैसे हम आपको नहीं देंगे, जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपने डिमांड की है लोन की, उस बिजनेस से संबंधित जो भी उपकरण या मशीन्स लगेंगे या कच्चा माल लगेगा, आप वो खरीद कर लाइए, हम पैसे उनको पेमेंट करेंगे। मैंने बोला ये तो पूरा फंस गया। मैं तो सोचा था पैसे ये दे दे तो मैं पान दुकान समझी तो बिजनेस शुरू कर लूं। मरता क्या नहीं करता, मैं अपने पापा के साथ में उस बिजनेस से संबंधित मशीन लेने के लिए गया। आप माने ना माने, उस समय मैंने अपनी जिंदगी में 3 मशीन पहली बार देखी। उस समय उसका नाम भी नहीं जानता था, आज तो उसका मास्टर हूं मैं। उस समय मैंने 3 मशीन देखी, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन और ड्रिल मशीन। मशीन ये बीच में पड़ी थी, एक तरफ मेरे पिताजी थे, एक तरफ मैं था।
कभी मैं मशीन को देखूं, फिर मेरे पिताजी को देखूं, फिर मेरे पिताजी मशीन को देखें और मुझे देखो, साला ये क्या बला है, क्योंकि 15 साल से बाप बेटे को खाली चूना लगाने कत्था लगाने का अनुभव था। ले देकर के मशीन को लेकर के आए। मशीन लाने के बाद पता चला कि ये इसका करना क्या है। तो पता चला कि इस मशीन को चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए, इस मशीन को चलाने के लिए वेल ट्रेंड एक मैकेनिक रखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं वेल्डर बोलते हैं। तो अब मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी में कुछ ऐसे नामों का जिक्र करूंगा जो अगर नहीं होते, मेरी जिंदगी में अगर ये लोग नहीं आए थे, तो शायद गोपी कश्यप यहां पर नहीं आता। मेरा अपना ऐसा मानना है, 49 साल की जिंदगी में इतना अनुभव तो ले चुका हूं डियर पार्टनर्स। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी जिंदगी में सही लोग अगर आ रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते हैं। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर आपकी जिंदगी में बुरे लोग मतलब जो आपके साथ बुरा कोई वर्क काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं आपके लिए, इनका आना बहुत जरूरी है जिंदगी में। क्योंकि जब तक ये बुरे लोग नहीं आते ना, आप अपनी जिंदगी में कोई सबक नहीं सीख सकते। क्योंकि राम अगर जरूरी है दुनिया में, तो रावण का होना भी जरूरी है। कृष्ण अगर है तो कंस का होना भी जरूरी है। कंस के बिना कृष्ण की कहानी नहीं बन सकती, ये मेरा मानना है डियर पार्टनर। तो मैं कुछ ऐसे नाम आपको बताऊंगा जो लोग अगर मेरी जिंदगी में नहीं आए होते शायद, तो गोपी कश्यप आज यहां पर नहीं होता। उनमें से पहला नाम जो मेरी जिंदगी में आया था, उसका नाम था लालजी साहू। पता नहीं दुनिया में है या नहीं, बेचारा जहां भी रहे सुखी रहे। वो लालजी साहू वेल्डर था। मेरे को वेल्डिंग काम करना नहीं आता था और मैंने उसको वेल्डिंग काम करने के लिए रखा। उसके साथ मैंने एक हेल्पर रखा। लालजी साहू ने मुझे अपनी जिंदगी में एक चीज सिखाई जो मैं अब आपको बताना चाहूंगा। आपको समझ आए तो सीख लेना, ना समझ आए तो आप सिर्फ सुन लेना। उसने मुझे क्या सिखाया कि जिंदगी में आपको जो काम करना नहीं आता, जिंदगी में जो काम आपको करना नहीं आता, उस काम को कभी मत कीजिए। लेकिन अगर उस काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो उस काम को इतना सीखिए, इतना सीखिए, इतना सीखिए कि आपसे बड़ा मास्टर उस काम में कोई नहीं होना चाहिए। ये मैंने उस आदमी से सीखा डियर पार्टनर्स। उस आदमी को जब मैंने काम में रखा तो वो एक बात जानता था कि ये आदमी को वेल्डिंग काम करना नहीं आता है, वेल्डिंग काम में अंगूठा छाप है। 3 महीने के अंदर लालजी गायब, उसका हेल्पर गायब, मेरी मशीनें बच गई और कच्चा माल वहां सब उसने गोल गाप करके खत्म कर दिया। मतलब 3 महीने के अंदर में ये गोपी कश्यप कर्ज का पैसा पूरा डुबो दिया लालजी साहू की वजह से डियर पार्टनर्स। अब हुआ क्या, आप नहीं मानेंगे, ये जो घटना है मेरी जिंदगी में, जो घटना घटी थी, रायपुर शहर के पास आरंग नाम का एक शहर है, वहां पर मेरी जिंदगी में घटना घटी थी डियर पार्टनर्स। उस शहर को मैंने अपने परिवार के साथ आधी रात को छोड़ा था। क्यों छोड़ा था उस शहर को? क्योंकि मुझे यह डर हो गया था अगर बैंक वालों को यह बात पता चल गई कि हमने इस व्यक्ति को जो लोन दिया था, इसने लोन का पैसा पूरा डुबो दिया है, तो हो सकता है मेरे खिलाफ में पुलिस में दर्ज कर दे रिपोर्ट और मैं कहीं अंदर ना हो जाऊं। रातों रात चोर की तरह उस शहर को मैंने छोड़ा था। और शहर को छोड़ने के बाद में मैं अपने पैतृक गांव नगरी आ गया। वहां आने के बाद में मेरे और मेरे परिवार ने अपने जो हमारे दादा हैं, जो हमारी दादी है, हमारे चाचा हैं, उन लोगों से हमने बंटवारा मांगा कि हमें बंटवारे में कुछ जमीन दे दो, क्योंकि जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। तो जो पूर्वजों की कुछ खेती बाड़ी है उसको बंटवारे में दे दो ताकि जिंदगी की शुरुआत करें। बहुत मिन्नतों के बाद में बंटवारा में हमें 2-3 एकड़ जमीन मिली, जिसमें से आधा पौना एकड़ की जमीन को बेच करके मैंने नगरी नाम के गांव में वेल्डिंग काम की शुरुआत की। लेकिन इस समय मैंने वो गलती नहीं की जो गलती मैंने आरंग में की थी। इस समय क्योंकि वेल्डिंग काम मुझे करना तो नहीं आता था, मैंने इस समय वेल्डिंग काम फिर से शुरू किया नगरी में। तो मैंने वेल्डर रखा, मिस्त्री रखा, लेकिन मैंने हेल्पर नहीं रखा। क्योंकि मैं जानता था कि इस बार अगर इस काम को मैंने नहीं सीखा और ये काम कहीं बर्बाद हो गया तो मेरे पास मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा डियर पार्टनर्स। तो मैंने उस काम को सीखा। अब सुन लीजिए मेरा अनुभव, मुझे नहीं मालूम, मैं जो भी बोलूंगा अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से देखा है, आप माने ना माने सुन लीजिए। मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में वेल्डिंग काम कर लिया वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। इतना दर्दीला काम है, इतना दर्द भरा काम है। अगर विश्वास ना हो मेरी बात में तो अभी सुनने के बाद क्या करना, सुनना मुझे, सुनने के बाद में क्या करना, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद में जो भी पास की वेल्डिंग दुकान होगी उस वेल्डिंग दुकान में चले जाना और जो वेल्डर होगा उस वेल्डर को वेल्डिंग मारते देख लेना 10 मिनट। कैसे देखना? ऐसे देखना, खुला देखना, बस वेल्डिंग मारते ऐसे देखना। 10 मिनट के बाद में क्या होगा, 10 मिनट के बाद में जैसे आज शाम आएगी और रात गहराना शुरू होगी, ये दोनों आंखें ना सुर्ख लाल लाल हो जाएगी, देख करके डर जाएगा आदमी, लाल हो जाएगी। और आप कितना भी कोशिश कर लेना, तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। कैसा लगेगा सुन लेना, ऐसा लगता है जैसे आंख में, दोनों आंख में रेत को डाल करके ऐसा रगड़ा और मसला जा रहा है। मछली जैसे तड़पती ना, ऐसा इंसान रात भर तड़पता है। और मैंने अपनी जिंदगी में 6 महीना मैं रात नींद नहीं जानता।
इस काम को रोज मैं दिन भर वेल्डिंग करता था और रात को रोज ऐसा तड़पता रहता था, आलू लगा के ऐसे बांध करके मैं सोया करता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर इस बार इस काम को नहीं सीखा, वेल्डिंग काम को, तो मेरे पास मरने के साथ कोई रास्ता था। तो डियर पार्टनर्स, मैंने इस काम को सीखा और 6 महीने के बाद में इस काम का मैं मास्टर बन गया। आज मुझसे ग्रिल बना लो, चैनल गेट बनवा लो, शटर बनवा लो, अलमारी बनवा लो, कूलर बनवा लो, महाराजा गेट बनवा लो, इस काम का मास्टर हूं, मास्टर उस काम का डियर पार्टनर। और जब इस काम को 6 महीने के अंदर सीखा, उसका मैंने उस वेल्डर को बुलाया, नमस्कार मालिक, चल तू निकल, बहुत बजाया तूने मेरे को। और उसके बाद में फिर मैंने लड़के रखना शुरू किया, क्योंकि जिस काम को आप सीख लेते हैं आप उसको किसी को भी क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। और फिर मैंने नए लड़के रखना शुरू किया और मैंने नए लड़कों को इस काम को सिखाना शुरू किया और ऐसा मेरा काम चलना शुरू हुआ डियर पार्टनर्स। और लगभग 3-4 साल के अंदर में मेरा ये जो वेल्डिंग का वर्कशॉप था ये अच्छा से ग्रोथ करने लगा और उससे मुझे महीने की लगभग 15 से 20 हजार की आमदनी शुरू हुई डियर पार्टनर्स। अब मेरी जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में क्या कीड़ा कांडी था, ये 15 साल तक जो ठोक के जो लोगों ने बताया था ना, तो मेरे दिमाग में क्लियर किया था, पैसा 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 पैसा, मेरे दिमाग खाली पैसा ही पैसा रहता था। तो मैंने देखा कि वेल्डिंग काम से 15-20 हजार से ऊपर बढ़ नहीं रहा है, तो मैंने कहा, मैंने समझ लिया था कि इससे अब ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो फिर मैंने कुछ नए काम की तलाश करना शुरू किया। अब मैंने देखा कि मुझे नया काम करना तो क्या करना है, तो फिर मैंने वेल्डिंग काम के साथ में एक नया काम शुरू किया। वो नया काम क्या था, एक कंपनी, उस कंपनी का जो डायरेक्टर है, मतलब मुख्य आदमी, अभी कुछ साल पहले तिहाड़ जेल में आराम फरमा रहा था। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, समझना है समझ लेना। वो कंपनी क्या करती थी, लोगों के घर घर जाती थी, दुकानों में जाती थी और महीने में, सप्ताह में और डेली जाकर के पैसा वसूली करने का काम करती थी और निश्चित समय में ब्याज के बाद में ब्याज देकर के लोगों को पैसा लौटाती थी। मैं उस कंपनी में एजेंट बन गया, अभिकर्ता बन गया। वेल्डिंग काम करता था और उस वेल्डिंग काम के साथ साथ इस कंपनी में मैं लोगों के घर घर जाकर, दुकान जाकर के डेली, सप्ताह में, महीने में जाकर पैसे वसूल करने का काम करना शुरू किया और मुझे कमीशन मिलता था डियर पार्टनर्स। और इस प्रकार से मैं दोनों काम से लगभग 30 से 40 हजार कमाने लगा। लेकिन लगभग 2 साल बाद मैंने उस कंपनी को काम को बंद कर दिया। कारण क्या था, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसी से संबंधित एक और कंपनी मार्केट में चल रही थी। अब क्या हुआ, वो कंपनी जो चल रही थी हमारी कंपनी की तरह, उस कंपनी ने लोगों के पैसे को लेकर के वो कंपनी फरार हो गई। कंपनी तो फरार हो गई मालिक, लेकिन उसके बाद जो उसके एजेंटों की जो दुर्दशा किया था पुलिस वालों ने, पब्लिक ने, उसको देख करके मुझे ऐसे लगा कि अगर कहीं ये कंपनी ऐसी हो गई तो मैं तो फांसी लगाने से कोई रास्ता नहीं बचेगा मेरे पास में। तो मैंने कान को पकड़ा, भैया पैसा कमाना है लेकिन इस पर पैसा नहीं कमाना है, और मैंने उस काम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। मेरा वेल्डिंग काम तो चल ही रहा था। फिर कुछ महीना, कुछ दिन में खाली बैठा रहा वेल्डिंग काम करते, फिर मेरे दिमाग कीड़ा कांडी, पैसा 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 कहां से लाऊं। फिर मैंने एक नया काम शुरू किया। मैंने क्या नया काम शुरू किया, यह नया काम मैंने किसको देख के शुरू किया था, एक लड़का था छोटू खान नाम का, अभी नहीं है वो लड़का, मर गया, उसका एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत हो गई। हमारे गांव में छोटू खान नाम का जो लड़का था ना, वो ऐसे ही सारा घूमता रहता था। देखते देखते वो लड़का जो है मस्त अपना झोपड़ी के घर को मतलब लेंटर वाला बना लिया था, वो मोटरसाइकिल ले लिया था, सारा सोना चांदी भी अच्छा पहनता था। मैंने देखा यार ये लड़का साला क्या करता है यार, तो आवारा टोपरी टाइप घूमता था, ये क्या काम करता है। तो पता चले सट्टा चलाता था। सट्टा समझते हो, सट्टा, अरे वो है ना वर्ली मटका फटका सट्टा, जो आप जानते हो, बॉम्बे वाले आप ज्यादा जानते हो, सट्टा। मैंने कहा यार सट्टा में क्या, ये क्या होता है। तो पता चला सट्टे में 100 घर होता है, उसमें से 99 घर खिलाने वाले का होता है, 1 घर खेलने वाले का होता है। अगर फंस गया तो पैसा देना पड़ता है, तो पैसा अंदर जाता है। मैंने कहा अच्छा पैसा इसमें आएगा, पैसा आएगा तो मैं इस काम को कर लूंगा डियर पार्टनर। अब मतलब सोचना पैसे कमाने में किस हद तक चला जाता था। और मैंने पैसे कमाने के लिए अपनी जिंदगी में 3 साल सट्टा खिलाया, और मेरी अपनी 49 साल की जिंदगी, मेरा सबसे अगर नर्क का जो काल था ना 3 साल, वो 3 साल था जब मैं सट्टा चलाता था। सट्टा भारत में इलीगल काम है, अवैधानिक काम है। जुआ खिलाना या खेलना, सट्टा खिलाना यह अवैधानिक काम है। 3 साल मैंने किया। 3 साल तक मैं आगे और पुलिस वाले पीछे। 3 साल तक मेरे पिछवाड़े को इतना रंगा है उन्होंने कि वो मैं बता सकता हूं उस दर्द को, वो कोई नहीं जान सकता डियर पार्टनर। और लेकिन मैंने उस काम को क्या करता था, तो मुझे पैसा चाहिए था। अब वेल्डिंग काम तो मेरा चल ही रहा था, साथ में ये चल रहा था, दोनों काम से 30-40-50 रुपए मैं कमा रहा था। लेकिन 3 साल के बाद वो आसानी हो गया, मतलब इतना पजाया था पुलिस वालों ने मेरे को कि मैं बोला यार अब सहन शक्ति से बाहर हो गया है। और मैंने उस काम को क्या कर दिया, वाइंड अप कर दिया। वेल्डिंग काम तो मेरा चल ही रहा था, बस 15-20 हजार कमा रहा था। फिर कुछ महीना बैठा रहा शांत, फिर कुछ नया काम तलाश करना, क्योंकि मेरे दिमाग खाली पैसा रहता था, पैसा चाहिए था बाबा, सिर्फ पैसा चाहिए था किसी तरीके से। बहुत पजाया है लोगों ने गरीबी के नाम से, इतना पजाया है जिसका कोई हद नहीं है डियर पार्टनर्स। तो फिर मैं नए काम तलाश लगा। तो फिर मैंने एक आदमी को देखा, एक आदमी को, नागेंद्र शुक्ला उसका नाम है। वो अभी वर्तमान में वो नगर पंचायत नगरी का अध्यक्ष है अभी।
वो आदमी क्या था, एक खटारा स्कूटर चलाया करता था, साला झुका झुका के स्टार्ट करता था स्कूटर को। 3 4 5 महीने उसको मैंने वॉच किया, वो देखा साला स्कूटर से कार तक पहुंच गया था, थोड़ा बढ़िया सोना चांदी पहनना शुरू कर दिया था, थोड़ा पैसा। बोले ये आदमी कहां से पैसा कमा रहा है यार? तो पता चला ये आदमी राजनीति करता है। क्या करता है? राजनीति करता है। मैंने बोला राजनीति में पैसा है? मैंने कहा पैसा अगर है तो मैं कोई भी काम कर लूंगा। तो मैं राजनीति में घुस गया, नाम नहीं बताऊंगा, समझना। एक पार्टी को मैंने ज्वाइन कर लिया, नाम समझते मत, एक पार्टी को मैंने ज्वाइन कर लिया और मैंने राजनीति करना शुरू कर दिया। राजनीति करना शुरू कर दिया, राजनीति तो मैंने कहा यार राजनीति में पैसा कैसे आएगा? तो बोले राजनीति में पैसा आएगा भैया जब झंडा उठाओगे, जिंदाबाद नारा। मैंने झंडा उठा के जिंदाबाद नारा करना है तो अपन उसके लिए तैयार है। और मैं झंडा उठा करके जम के नेतागिरी करने लगा, जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद तो नारा करता था, पैसा नहीं आ रहा था मेरे को। तो मैंने पता किया यार राजनीति में तुम लोगों ने कहा था कि झंडा उठा के जिंदाबाद नारा लगाना पैसा आएगा, मेरे को पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो बोले यार राजनीति में झंडा में जिंदाबाद के साथ साथ आपको ठेकेदारी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठेकेदारी। मतलब आपको रोड बनाने का काम, नाली बनाने का काम, ये पुलिया बनाने का काम करना पड़ेगा, उससे आप पैसा कमाओगे। मैंने बोला ये हम तैयार है, कर लेंगे। ये होगा कैसे? बोला इसके लिए आपको जो नेता है, जिसको आप लोग आमदार बोलते हैं या एमएलए बोलते हो, इसकी आपको चापलूसी करनी पड़ेगी। क्यों? भाई चापलूसी करोगे तब तो आपको काम देगा। मैंने कहा अगर चापलूसी करने से काम मिलेगा, काम करने से पैसा मिलेगा, तो मैं चापलूसी करने को तैयार हूं। और आप माने ना माने, आपको जो समझना है समझो, मेरे बारे में इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में मेरे से बड़ा चापलूस नहीं देखा है। इतना जमकर के चापलूसी की थी मैंने राजनीति में, क्योंकि मेरे वो काम चाहिए था, पैसा चाहिए था, डियर पार्टनर्स। और उसके बाद मुझे काम मिलने लगा, वेल्डिंग काम के साथ मैं बढ़िया राजनीति में ठेकेदारी करने लगा, रोड पुल पुलिया बनाने लगा, उसमें मेरे को पैसा लगा। लेकिन इस काम को निकालने में और अधिकारियों से, जब आप काम करते हैं तो बिल पास कराने में, जब आप काम करते हैं तो उस बिल पास कराने में इतना चापलूसी करना पड़ता था कि स्वाभिमान सारा दबा चला जाता। पैसा तो आ रहा था, कमा रहा था पैसा, ऐसा नहीं पैसा कमा रहा था, ये स्वाभिमान ऐसा जा रहा था जैसे वो कुत्ता पूछ हिलाते खड़े रहता ना, ऐसे ही हालत हो जाती थी डियर पार्टनर्स। लगभग 3 4 साल में राजनीति की। उसी समय मेरे को एक नया काम पकड़ाया। हमारे शहर में एक आदमी है, राजेंद्र गोइछा उसका नाम है। वो क्या होता था, मैं जिस नेता की चापलूसी करता था, मैं सपोज दैट जैसे ये हम बैठे हुए हैं, नेता बैठा हुआ है, हम लोग ऐसे सब चापलूस लोग, मतलब उसके आदमी लोग बैठे हुए हैं और हम सब कर रहे हैं। तो वो जैसा राजेंद्र गोइछा जैसे अंदर आता था नेता से मिलने के लिए, तो नेता उसके लिए खड़ा जाता था, वो नेता उसकी चापलूसी करता था, अंदर ले जाता था, पता नहीं भैया क्या बात करता था, हंधे में हाथ डालता था, उसको हाथ में पैसा देके बाहर भेजता था। बोला ये आदमी क्या काम करता है यार, हम लोग नेता की चापलूसी करते हैं तब ये होता है, ये आदमी बढ़िया नेता, इसकी इज्जत भी कर रहा है, इसको पैसा भी दे रहा है, ये क्या काम करता है? तो पता चलो पत्रकारिता करता है। क्या करता है? पत्रकारिता। तो मैंने बोला ये बड़ा बढ़िया काम है, साला पत्रकारिता, पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रहा है। तो मैंने कहा मैं पत्रकारिता शुरू करूंगा। अब सुनिएगा एक बात, मैंने अभी 49 साल की जिंदगी, अपनी एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में जिस भी चीज को पाने की इच्छा की है ना, वो मुझे आज तक नहीं मिली। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने अपनी जिंदगी में जिस भी चीज को पाने की इच्छा की है, वो मेरे को आज तक नहीं मिली। लेकिन मैंने ना अपनी जिंदगी में जिस भी चीज को पाने के लिए मैं तड़फाऊं ना, उसको तो मेरे को उसी दिन वो चीज मिली है। मैं एक चीज जानता हूं, किसी भी चीज को अगर पाना है ना, तो इच्छा मत रखो, तड़प जाओ बस उसके लिए, तड़प गए ना हो। अब मेरे को पत्रकारिता करने की तरफ जग गई। तो डियर पार्टनर्स, ऐसा हुआ कि सन 2000 में हरियाणा जो राज्य है, वहां का एक समूह, एक ग्रुप छत्तीसगढ़ में अखबार शुरू कर रहा था। उस अखबार का नाम है हरिभूमि। हरिभूमि पेपर चालू कर रहा था और हरिभूमि पेपर के लिए उसको पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की जरूरत थी। और मैं तो पत्रकार बनने के लिए क्लास कर रहा था, बैठा हुआ था। मैं उनके संपर्क में आया और मैं पत्रकार बन गया। सन 2000 में मैं पत्रकार बन गया और सन 2000 में अब मेरे 2 काम चलना शुरू हुए। वेल्डिंग वर्कशॉप तो चल रहा था मेरा, और साथ में मैंने पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। ये दोनों काम सन 2000 से 2007, सन 2000 से 2007 ये मेरी लाइफ का बड़ा गोल्डन ईयर था। जानते हैं कारण क्यों? इस कार्यक्रम को कोई सुन रहे होंगे पत्रकार तो माफ कीजिएगा मालिक, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पत्रकारिता समाज सेवा करने के लिए नहीं की। मैं तो ये देखता था कौन आदमी, कौन अधिकारी उल्टा सीधा कर रहा है, मैं तो उसके नड्डा डाल करके मैं पैसे निकालता था। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में मेरे से बड़ा ब्लैकमेलर नहीं देखा। मैं देखता था कौन गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, मुझे पैसा चाहिए, तू क्या कर रहा है इससे मुझे बता, मुझे पैसे चाहिए। क्योंकि मैं पैसा का, मैं तो एकदम दीवाना पैसे का, मैं इस टाइप से समझ सकते हैं आप मेरे को। क्योंकि 15 साल जो पजाया है डियर पार्टनर्स गरीबी के लिए लोगों ने, वो कभी निकलता ही नहीं है, वो चीज निकलती नहीं है जिंदगी से। सो अब क्या हुआ, वेल्डिंग और पत्रकारिता से मेरे को अच्छी आमदनी आना शुरू हो गई पत्रकारिता में, और पत्रकारिता में रेपुटेशन बढ़ गया मार्केट के अंदर में। लोग मुझसे थोड़ा सा दबने शुरू किए, नेता अधिकारी कर्मचारी सब दबना शुरू कर दिए। लेकिन पत्रकारिता शुरू करने के बाद मेरी जिंदगी में एक चीज और आ गई। हुआ क्या कि मेरी जिंदगी में एक चीज आ गई, वो क्या समझते ना, बाटली वाइन, दारू समझते हैं ना, ये आ गई। हुआ ऐसा कि
जो जो भट्टी जो होता है, जो वाइन जो शॉप होते हैं, इसके जो ठेकेदार होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पत्रकारों को हमेशा पैसा देते हैं। भैया कोई पत्रकार मत माफ करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता था कि वो लोग पैसे देते थे, क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ हम समाचार ना लिखें। तो वो क्या करते थे, मुझे महीने में पैसा देते थे और रोज मुझे पीने के लिए क्या देते थे, बाटली देते थे। तो फोकट की मिलती थी तो मैं जम करके लगाना शुरू किया। सन 2002 से लेकर 2007 तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना दारू पिया, इतना शराब पिया, इतना शराब पिया कि अच्छा से अच्छा ब्यौरेबाज इतना नहीं पीता, इतना पिया मैंने। अब हुआ क्या डियर पार्टनर्स कि जब मैं अधिक मात्रा में शराब पीना शुरू किया तो हुआ क्या, उसने मेरे डाइजेशन सिस्टम को अनसिस्टमेटिक करना शुरू कर दिया। तो मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो फिर मैं थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ऐसा कराने लगा। लेकिन वो एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ता शुरू हो गई, मतलब शराब मेरा बंद ही नहीं हो रहा था, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हुई। तो मेरे को हाइपर एसिडिटी, मतलब मैं पानी पीता था तो ऑमेटिक में बाहर जाया करता था। बड़े बड़े डॉक्टर्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। तो मेरा क्या है, शरीर गिरना शुरू हो गया था। मेरा वजन जो 60 किलो था 40 किलो आ गया। मुझे लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होना शुरू हो गई। 4-6 घंटा काम करता तो थकान हो गई। मतलब ये इस प्रकार का मेरे को शराब की वजह से हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। वेल्डिंग काम चल रहा था, पत्रकारिता चल रही थी, मेरी सेहत बिगड़ रही थी। लेकिन सन 2008 में मेरे को फाइनेंशियल, मतलब आर्थिक परेशानियां शुरू हुई। कारण क्या था, हमारी जो राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार थी, इन्होंने क्या किया था, राज्य में 2 रुपए किलो चावल, मतलब जो गरीब परिवार है, जो मजदूर जो होते हैं, इनके लिए 2 रुपए किलो चावल देने की योजना ला दिया। और जो केंद्र की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू कर दी पूरे देश के अंदर में। इससे क्या हुआ कि मेरे वेल्डिंग दुकान में 13 लेबर काम करते थे। 13 लेबर काम करते थे। ये लोग सुबह 8 बजे आते थे, सुबह 8 बजे आते थे और ये रात के 8 बजे काम करते थे। इनको 12 घंटे काम करने पर मैं 60 से 65 रुपए की मजदूरी दिया करता था। लेकिन सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत ये लोग 4 घंटे काम करेंगे मजदूर, तो उनको 200 रुपए रोजी देती थी और चावल भी 2 रुपए किलो। तो मतलब मजदूरों को एक बड़ा विकल्प मिल गया। तो मेरे पास मजदूरों ने काम करना टोटल लगभग छोड़ दिया। 13 जो लेबर है वो घट करके मेरे पास में 2-3 लेबर बच गए। तो इससे क्या हुआ, मेरे वेल्डिंग दुकान का जो प्रोडक्शन है, भाई मैं कच्चा माल ला सकता था, मशीनरी बैठा सकता था, लेकिन मेन पावर तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो मेरा प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो गया। तो मुझे वहां से जो 15-20 हजार रुपए की इनकम आया करती थी, वो 2008-9 के पास आसपास घट करके 5-7 हजार रुपए के आसपास इनकम हो गई। पहला वहां से मुझे आर्थिक नुकसान होना शुरू हुआ। दूसरा प्रॉब्लम मुझे कहां से हुआ कि मैं प्रिंट मीडिया था, जो है प्रिंट मीडिया थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है उसका प्रभाव बढ़ते जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बढ़ते जा रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, अब छोटा स्टेट होने की वजह से क्या है, अधिकारी कर्मचारियों की सीधी पकड़ थी वो नेताओं तक के हो गई थी। तो मेरा ऐसा मानना है ना, पत्रकारों को पैसा जो होता है ना ब्लैकमेलिंग का ही मिलता है। अब माफ करना पत्रकारों, बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब, कोई कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो ये मेरा दृष्टिकोण है पत्रकारिता को लेकर ना। तो अब वो ब्लैकमेलिंग का पैसा मेरे को मिलना बंद हो गया। लगभग जो महीने का मैं 30-40 हजार रुपए कमाया करता था पत्रकारिता से, वो भी घट करके 5-7 हजार रुपए के आसपास आ गया। मतलब मैं दोनों काम से जो 50-60 हजार रुपए कमाया करता था, 2008-9 के आसपास स्थिति ये हो गई कि मेरे को दोनों काम से 10-12 हजार रुपए की इनकम आना शुरू हो गई। सेहत मेरी बिगड़ गई थी, आमदनी मेरी 10-12 हजार रुपए आ गई, 50-60 हजार रुपए आमदनी करता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को और क्या शुरू हुई, मेरी बिटिया है जो अभी दिल्ली में वो अभी पढ़ाई कर रही है, न्यूट्रिशन का कोर्स कर रही है दिल्ली में। मेरी बेटी जिस दिन पैदा हुई थी ना, जैसे हर बात चाहता मैं भी चाहता था, मेरी बेटी जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन से मैंने सपना देखा था अपनी बेटी के लिए, या तो इसको डॉक्टर बनाऊंगा या तो इसको मजिस्ट्रेट बनाऊंगा। लेकिन मैं जिस खानदान का लड़का हूं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का कल्चर है, यूपी का कल्चर को हम बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे लड़कियां 10वीं 11वीं पढ़ती हैं, उनकी उठा के क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। मेरी 13 बहन है, मतलब चाचा बड़ा करके 13 बहन है, सब 10वीं 11वीं पढ़ने के बाद इनकी उठा के शादी कर दी गई। 1-2 साल के अंदर में ये बच्चों की मां बन गई, न शरीर ठीक रहा, न दिमाग ठीक रहा। तो मतलब नर्क जैसी जिंदगी मैंने देखा है बहनों की। तो इस बात को लेकर मैं बहुत घबराया करता था। मैं चाहता था मेरी बेटी के साथ कभी ये हादसा ना हो, जिंदगी में खून का आंसू होना ज्यादा अच्छा है कि इसको पढ़ाया लिखाया जाए। तो मैंने क्या किया था, अपनी बेटी को कक्षा 8वीं से ही मैंने उसको दिल्ली पब्लिक स्कूल, बड़ी स्कूल है हमारे तरफ तो बड़ी स्कूल है भाई, दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैंने इसको भर्ती कर दिया था। हॉस्टल में रख के इसको पढ़ाया करता था, जहां पर उसके साल भर का जो फीस आता था 1,44,000, मतलब महीने का 12,000 रुपए उसकी फीस आया करती थी। मेरी आमदनी जब वेल्डिंग काम और पत्रकारिता से 50-60 हजार रुपए आसपास थी, तो उसको वहां से 12 हजार रुपए देने मेरे को आसानी हुआ करता था। तकलीफ कब हुई, जब मेरा वेल्डिंग काम और पत्रकारिता से मेरी खुद आमदनी 10-12 हजार रुपए के आसपास हो गई। तो मैं जिंदगी चलाऊं कि बेटी को पढ़ाऊं। तो मेरे पास विकल्प ये था कि बेटी की पढ़ाई छोड़ करके मुझे वापस उसको लाना पड़ता। लेकिन मैं जानता था कि अगर बेटी को वापस लाया, ये मेरे बाप चाचा जो लोग हैं, ये लोग मेरी बेटी की मेरे पर प्रेशर कर देंगे, शादी करो। मैं उसको छुड़ाना चाहता नहीं था पढ़ाई को। तो मैंने क्या किया था, अपनी बेटी की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे पास में
इन 20-22 सालों में और 12-14 सालों में जो मैंने पत्रकारिता की थी, उससे जो मुझे थोड़ा मैंने जो पूंजी जमा करके रखी थी 8-10 लाख रुपया, उसको मैंने क्या किया, 8-10 लाख रुपया को मैंने मार्केट में ब्याज के रूप में दे दिया। उसका 1-1.5% जो ब्याज का पैसा आया करता था, उस ब्याज के पैसे से अपनी बेटी की पढ़ाई को मैंने कंटिन्यू रखा। तो 2008-9 के आसपास स्थिति मित्रों कुछ इस प्रकार से हो गई कि मेरी हेल्थ पूरी तरीके से वो शराब की बिगड़ चुकी। मेरा जो वेल्डिंग काम और पत्रकारिता से मेरी आमदनी आती थी वो 10-12 हजार के आसपास आ गई। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो लगभग पूंजी मेरी क्या हो गई थी, मार्केट में फंस चुकी थी। मतलब 2008-9 के आसपास स्थिति ये थी कि मैं तब अति डिप्रेस में चला गया था। वो अमीर बनने का सपना तो कहां अमीर क्या है वो तो मैं भूल गया था, भैया जीव कैसे ये चक्कर चल रहा था। उसी समय सन 2010 में, अब मैं एक व्यक्ति का नाम बोलने जा रहा हूं डियर पार्टनर्स, पता नहीं ये व्यक्ति दुनिया के लिए क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये व्यक्ति अगर ना 2010 में अगर मेरी जिंदगी में नहीं आया होता और आज तक अगर ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहता तो शायद गोपी कश्यप आज जो है ये नहीं होता। गोपी कश्यप एक बिल्कुल एक जानवर की तरह जीता और एक बिल्कुल एक गुमनाम की तरह मर जाता। ये बात कहूं, मेरी जिंदगी में एक शख्स आया डियर पार्टनर जनवरी 2010 में, और जहां पर बैठे हैं ताली बजाना तो ताली बजाना मालिक, नहीं तो ईश्वर से प्रार्थना कर लेना उस शख्स के लंबी जिंदगी के लिए। अगर वो जिंदगी में नहीं आया होता वो व्यक्ति मेरे लिए भगवान से बढ़कर है डियर पार्टनर। उस शख्स का नाम है सुशांता मोहंती। अगर ये शख्स नहीं आया होता डियर पार्टनर्स मेरी जिंदगी में तो शायद गोपी कश्यप आज यहां पर नहीं होता। जनवरी 2010 में सुशांता मोहंती उड़ीसा के कटक शहर के रहने वाले व्यक्ति है, पेशे से सिविल इंजीनियर। वो उस समय अपना कोई बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस करने के साथ साथ वो वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के काम को डायरेक्ट बिजनेस को वो अपने उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में फैला रहे थे। छत्तीसगढ़ में उनको जब फैला रहे थे तो उनको धमतरी जिले में, जो मेरा गृह जिला है, वहां पर बिजनेस को फैलाने के लिए कुछ अच्छे लोगों की जरूरत थी। तो उनको कहीं से मेरे बारे में पता चला कि एक आदमी खाली पैसा 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 करते रहता है, उससे थोड़ा संपर्क करो। तो वो आदमी ने मुझसे संपर्क किया जनवरी 2010 में और मुझसे कहा कि यार मिस्टर कश्यप मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में एरिया बढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कुछ पैसे की आवश्यकता है तो आप बिना पूंजी लगाए मेरे साथ में उस बिजनेस में पार्टनरशिप में कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने कहा पैसे कमाने की कुछ योजना है मालिक, को जल्दी आओ देखते हैं क्या है। और जनवरी 2010 में मैंने उनको अपने गांव बुलाया। गांव बुलाने के बाद में मिस्टर सुशांता मोहंती आए और उन्होंने आने के बाद में मुझे पहली बार मैं जाना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, वेस्टेज के बेहतरीन प्रोडक्टों के बारे में, वेस्टेज से किस तरीके से आमदनी कर सकते हैं इसके बारे में, वेस्टेज से किस तरह से लोग आमदनी कर रहे हैं उसके बारे में, और वो स्वयं पिछले 2 सालों से वेस्टेज से किस तरीके से आमदनी कर रहे हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने विस्तार से बताया और समझाया। उनसे सुनने और समझने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गया कि इस कंपनी से और इस इंडस्ट्री से आप न केवल पैसा कमा सकते हैं बल्कि जो अमीर बनने का जो चांस में कहीं जो देखा था वो हो सकता है। तो सब कुछ बताने के बाद सुशांता मोहंती मुझे कहा कि शुरुआत करते हैं। तो मैंने उनको लगभग मना कर दिया, सुशांता मोहंती मना कर दिया कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने सुशांता मोहंती मुझसे कहा कि मिस्टर कश्यप, उसमें मुझे 2 समस्या थी इस काम को शुरू करने में, मेरे सामने 2 समस्या थी। पहली समस्या मेरी ये थी कि चूंकि मेरा सारा समय सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे का समय, मेरा पूरा सारा समय वेल्डिंग काम और पत्रकारिता करने में चला जाता था, तो मेरे पास समय नहीं था। दूसरा, जिस प्रकार से सुशांता मोहंती मुझे समझा और बता रहे थे, मैंने कहा भैया मैं इस पे कर नहीं पाऊंगा। आप बुरा मत माने, मैं पत्रकारिता मतलब मैं तो ऐसा ईगो फैक्टर आ रहा था, मैं सीधे किसी बात नहीं करता था पत्रकारिता का। मैंने कहा ये समझाने और का मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने लगभग सुशांता मोहंती को मना कर दिया। तो मिस्टर सुशांता मोहंती मुझसे कहा कि मिस्टर कश्यप लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका होगा, करना नहीं करना। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको अपनी जिंदगी में इस समय कुछ पैसे की आवश्यकता है या नहीं है। मैंने कहा मिस्टर मोहंती, इस समय अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किसी को पैसे की जरूरत है तो गोपी कश्यप को है। तो मिस्टर मोहंती मुझसे कहा कि आपको कितने पैसे की हर महीने और क्यों आवश्यकता है। तो मैंने कहा सुशांता मोहंती, मुझे हर महीने 12,000 रुपए की इसलिए आवश्यकता है कि अगर मुझे कहीं से 12,000 रुपए मिल जाए तो उसको मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए फीस जमा कर सकूं और बेटी की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं, जिसके चलते में मेरा 8-10 लाख रुपए मार्केट में फंसा है। और जिनको मैंने 8 लाख 10 लाख दिया हुआ है ब्याज में, उन्होंने मुझे ब्लैंक चेक दिया है, कभी भी मेरा पैसा डुबो सकते हैं। तो मेरे को इस बात का हमेशा डर बना रहता है, अगर मुझे 12,000 रुपए मिल जाए तो बेटी की पढ़ाई तो कंटिन्यू हो जाए, जैसे तैसे सूखी रोटी खा के जिंदगी तो कट रही है। तो सुशांता मोहंती मुझसे कहा कि कश्यप जी, जो मैंने अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टेज कंपनी के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, जिसके माध्यम से आप 12,000 रुपए या उससे ऊपर की रकम कमा सकते हैं, क्या इसको कमाने के लिए आपके पास में इसके अलावा कोई योजना या कोई चीज है क्या? मैंने कहा नहीं है। तो शुरू करो ना यार। बोले सिर्फ 2 तकलीफ है ना कि आपका समय नहीं है और आप किसी को समझा नहीं पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं महीने में 2 बार आऊंगा, हर 15 दिन में 1 बार आऊंगा। 28 दिन आप अपना वेल्डिंग और पत्रकारिता कीजिए, 2 दिन आप मेरे साथ इस काम को कीजिए। आप समझा नहीं पाएंगे, मिलवा तो सकते हैं ना। मैंने अभी आपको कोई गलत जानकारी तो दी नहीं।
आज जिनसे मिलवाएंगे यही बात मैं आपको बता दूंगा। अगर मिलवाने के बाद लोग तैयार होंगे तो आप सामान पहुंचा दीजिएगा, और जो करना चाहते काम कर लेंगे मिल करके। मैंने कहा भैया अगर मिलवाने का काम है तो ये तो मैं पूरा कर दूंगा, तू जिससे बोल उससे मिलवा दूंगा, तो मैं पत्रकार आदमी, मैं जिससे बोल उससे मिलवा दूंगा। मैंने कहा हाँ, और इस तरीके से 23 जनवरी 2010 को मैंने वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ अमीर बनने के लिए नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने हर काम अपनी जिंदगी में अमीर बनने के लिए शुरू किया था, लेकिन वेस्टिज का काम मैंने कभी अमीर बनने के लिए शुरू नहीं किया था। मैंने 23 जनवरी 2010 को वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में बिजनेस की शुरुआत महीने का केवल 12,000 रुपए कमाने के लिए किया था मालिक, क्योंकि अमीरी तो दिमाग से निकल ही गई थी कि साला ये चक्कर हो नहीं सकता, इतना बदलने के बाद भी नहीं हो रहा है, मैं तब नहीं हो सकता, मैंने कहा। और इस प्रकार से डियर पार्टनर्स, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कामों के साथ में जनवरी 2010 में मैंने वेल्डिंग काम के साथ में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस वेस्टिज कंपनी के साथ में शुरुआत की। अब आज मुझे 11 साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं वेस्टिज कंपनी के साथ में। अब मैं आज की तारीख में, आज की स्थिति में, कोई माने ना माने, दुनिया माने ना माने, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। मैं किसकी नजर में सफल हूं, किसकी नजर में सफल नहीं हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं किसकी नजर में अमीर हूं, किसकी नजर में मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी नजर में बहुत सफल हूं डियर पार्टनर्स। और आज मैं अमीर आदमी हूं। मैं आपको बताऊं 11 साल में मैंने क्या हासिल किया, वो जो मैं बचपन से चाहता था मैंने हासिल किया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, दिखा तो नहीं सकता, कुछ चीजें आपको बताऊंगा, और बताने के बाद में, इसको बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को कोई गर्व या घमंड या अभिमान है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुझे वो चीजें हासिल हुई है, ये आपको 100% बोला मैं, 100% आपको हासिल हो सकती है। जो मुझे 11 साल में हुआ ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आज आपका पहला दिन है, अगर आज आप अपना पहला दिन मान ले, मैं किसी किताब की बात नहीं बोल रहा, मैंने जो देखा है इन 11 सालों में, अगर आज आपने अपना पहला दिन मान लिया तो ठीक आज से 3 साल बाद आपके पास वो चीजें तो जरूर होंगी जो इस समय मेरे पास में है डियर पार्टनर, 100% अगर आपने वो काम किया जो मैंने किया है डियर पार्टनर्स। तो चलिए इस 11 साल में मैंने क्या किया है मैं आपको बताऊंगा। 11 साल की पूरी जर्नी को नहीं बता सकता, सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगा जिन चीजों को मत करना। मैंने क्या क्या गलती की है वो भर आपको बताऊंगा, क्या क्या गलती की वो आपको बताऊंगा, वो भर मत करना तो 11 साल का सफर 3 साल में तय हो जाएगा। पहली गलती जिसको मत करना डियर पार्टनर्स, मैंने शुरुआत किया, मेरा काम क्या था कि मुझे 2 काम करना था। सुशांत मोहंती ने मुझे समझाया था आपको सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम करना है जो आपके घर का सामान है, इस सामान को आपको खरीदना बंद करना है, और वो जो भी आवश्यक सामान जो वेस्टिज में उपलब्ध है उसको आपको कहां से खरीदना है, वेस्टिज कंपनी से खरीदना है। उस समय मेरे घर का सामान, जो भी सामान आता था किराने का सामान 2010 में, वो नगरी में किराना स्टोर है, प्रतीक किराना स्टोर, वहां से आया करता था। वो बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, मैं पैसा देता था तो सामान देता था, लेकिन क्या करता था जब सामान लेने जाता था तो 1 हाथ चाय देता था और दिवाली में एक कैलेंडर और नए साल में चाय भी देता था बस। ये सुशांता मोहंती ने बताया था कि अगर यहाँ पर खरीदी करते तो ये मिलेगा। तो मैंने क्या किया, अपनी खरीदारी वहां से बंद की, पहला काम ये किया। दूसरा, जो लोग इस सामान को खरीद सकते थे उनसे मुझे सुशांत मोहंती से मिलवाना था डियर पार्टनर्स। अब चलिए मुझे क्या क्या चीज मिला वेस्टिज से सामान उपयोग करने के बाद में, लोगों से मिलाने और बताने के बाद में, वो आपको बताता हूं। पहली चीज मुझे मिली डियर पार्टनर्स, मुझे चूंकि प्रॉब्लम थी, हाइपर एसिडिटी, लो ब्लड प्रेशर का शिकायत मुझे सब था, तो सुशांता मोहंती की सलाह पर मैंने वेस्टिज कंपनी के जो जरूरी प्रोडक्ट्स है उसके साथ साथ मैंने फूड सप्लीमेंट का सेवन करना शुरू किया, जिसमें स्पारुलिना, नोनी, एलोवेरा और प्रोटीन पाउडर का। अब मेरा अनुभव है, मैं कसम भवानी की खा के बोल रहा हूं, आप वेस्टिज में पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर भूल से 6-7 महीना इसका प्रोडक्ट कहीं अंदर घुस गया, कसम भवानी की बोल रहा हूं, पूरा शरीर का कायाकल्प कर देगा। मैं अभी, मेरी उम्र 49 साल है, 14 साल का लड़का मेरे मुकाबले में काम करके बताया। अभी सुबह 4:30 बजे से मेरी दिनचर्या स्टार्ट होती है, रात के 11:30 बजे सोता हूं डियर पार्टनर। थकान नाम की चीज क्या है भूल चुका हूं, और सच बताओ इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो वेस्टिज के बेहतरीन फूड सप्लीमेंट्स का है। तो डियर पार्टनर्स, अगर लगे ना आप मेरी बात को सच में, अगर आप सुन रहे हैं, समझना मानना चाहते हैं, तो वेस्टिज मार्केटिंग प्रोडक्ट की कंपनी के प्रोडक्टों को कंटिन्यू सेवन कीजिए, ये आपको लंबी जिंदगी दे देगा और सेहत जिंदगी देगा, जो मुझे मिला डियर पार्टनर। दूसरी चीज मुझे क्या मिली, मैं सेहत तो आया नहीं था, मैं तो आया था 12,000 रुपए के लिए। तो मुझे काम करना था, खरीदी करना था और लोगों से मिलवाना था। मैंने सुशांत मोहंती से मिलवाना शुरू किया। मेरी पहले महीने की आमदनी आई 20 रुपए, दूसरे महीने आई 28,000 रुपए। अब रुकना, ये मेरा अपना अनुभव है भाई। अगर किसी आदमी को पहले महीने 20 रुपया या 50 रुपया आ रहा है, दूसरे महीने कहीं 28,000, 15,000, 20,000 आ रहा है,
तो खुश मत होना मेरे हिसाब से। ये इस आदमी के साथ हो सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है, ये 2 आदमी के साथ हो सकता है ऐसा घटना। दूसरे महीने इनकम इतनी बड़ी 2 आदमी के साथ होता है। पहला, या तो जो पहले से कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में किसी कंपनी के साथ में काम कर रहा है, उसको छोड़ छाड़ करके वेस्टेज में आएगा, उसके साथ नेटवर्क उसके साथ हो सकता है। या जिसका बहुत बड़ा फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू उसके साथ हो सकता है, मतलब जो दबाव पूर्वक फेस वैल्यू से भगा भग सामान बिकवा दिया कैसे भी करके उसके साथ हो सकता है। मेरे साथ ये घटना क्यों घटी, और अगर आप में से कोई लोग मुझे सुन रहे होंगे जिसकी पहले महीने इनकम 20 रुपए, दूसरे महीने 50 रुपए, तीसरे महीने 100 रुपए, चौथे महीने कहीं 500 रुपए अगर होगा, तो आप सबसे बेहतर आदमी हो, सुन लेना इस इंडस्ट्रीज में, ये सुन लेना, ये मेरा अनुभव है डियर पार्टनर्स। क्लियर है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो, घबराना मत कि यार सबका इतना चेक दिखाते हैं लोग, बड़ा बड़ा आता है सेकंड दूसरे महीने, हमारा क्यों नहीं आता। अरे भैया ये जिनके पास होगा तो पहले से नेटवर्कर मार्केटिंग रहे होंगे, नेटवर्कर रहे होंगे, या तो फेस वैल्यू रहा। मेरे साथ इसलिए हुआ कि मैं पत्रकार था, सुशांत मोहंती ने मेरे को कहा था कि तेरे को मिलवाना है, तो मैंने क्या किया, चल डॉक्टर इधर आ जा, मास्टर इधर आ जा, पटवारी इधर आ जा, सबको मैंने क्या किया, इकट्ठा कर दिया, सुशांत मोहंती ने बता दिया, और मैंने सबके घर में जबरदस्ती क्या कर दिया, प्रोडक्ट को ढकेल दिया। क्योंकि मैं उनको बोलने लगा, साहब पैसा देते हो, उससे अच्छा प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट के बदले पैसा दो, तुम भी खुश मैं भी खुश, तुमको उल्टा पैसा मेरे को देना नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं क्या कर दिया, प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। 28,000, तीसरे महीने 14,000, चौथे महीने 27,000, पांचवें महीने 32,000, छठवें महीने 15,000, सातवें महीने 0। कितना? सातवें महीने कितना, सुनना ठीक से, सातवें महीने मेरी इनकम कितनी, 0। आठवें महीने 0, और 0 का सिलसिला कितने दिन तक चला, 16 महीने तक। 16 महीने तक वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मेरी आमदनी 0 रही। अब ये क्या गलती की, इसी को सुन लेना मालिक, और समझ आए तो मान लेना, मत करना जो गलती मैंने की। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो जो आपका अपलाइन है वो आपको सलाह देता है, भाई साहब कि आपको 6 लाइन से बिजनेस शुरू करना है, ऐसा देते होंगे आपको सलाह, 6 लाइन से बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि एक्युमुलेशन प्लान है। एक्युमुलेशन प्लान वजह से क्या होता है कि आदमी आते चलाता है, जुड़ते चलाता है, आपको साइड मेंटेन करना पड़ता है। सुशांत मोहंती पूछते थे कि कश्यप जी ये ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है मालिक, ये थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, तो इसको इस तरह से करना पड़ता है। वो बेचारा मेरे बोलते 6 लाइन से शुरू करो। क्लियर है, मेरे को जब 28,000 रुपए आया था, उसमें मेरे को 3 लाइन खोला था, मतलब सुशांत मोहंती के माध्यम से मैंने 3 लाइन खोली थी, 3 लाइन मुझे बाद में खोलनी थी। जब मैंने कहा 3 लाइन से जब पैसा आ रहा है तो मैं 6 लाइन क्यों करूं, 6 लाइन में क्यों करूं, ये आदमी मतलब मैं ज्यादा काम करूं, ये पैसा कमाए, ये गलती ये पहली गलती जो मैंने की थी डियर पार्टनर्स। तो क्या हुआ कि 3 लाइन से बिजनेस आना शुरू हुआ, ये तीनों बन गया एक्यूमुलेशन से डायरेक्टर 7 महीने के अंदर में, और मैं बन गया अनक्वालिफाइड स्टार, इधर कुछ नहीं था, तो इनकम मेरी क्या हो गई, 0 हो गई। ये पहली गलती सुशांत मोहंती की नहीं मानने की। दूसरी गलती अब क्या कर दिया, जो कभी मत करना, मैं आपको बता रहा हूं क्या हुआ। जब मेरी 8वें महीने इनकम 0 हो गई, 7 महीने तक पैसा है, 8वें महीने इनकम 0 हो गई। जब आपको 7 महीने तक पैसे आ रहा है और 8वें महीने 0 हो जाएगी, तो क्या फिर बल्ले बल्ले करोगे, नाचोगे, क्या करोगे। इंसान वही करता है जिसकी फितरत होती है। जब भी इंसान के साथ कुछ भी अच्छा होता है तो आदमी बोलता है मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। लेकिन जब भी इंसान के साथ उसकी जिंदगी कुछ भी उल्टा होता है तो बोलता है तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। यही काम मैंने कर दिया 8वें महीने। ये जो 0 हुआ है ये सुशांत मोहंती की वजह से हुआ है, ये 0 जो हुआ है ये वेस्टेज की वजह से हुआ है। और जब आप किसी को बुरा बोलोगे तो उससे अलग हो जाओगे। सुशांत मोहंती से मैं अलग हो गया, दूसरी गलती कर दी मैंने। अब सुशांत मोहंती को भगवान क्यों बोलता सुनना। उस समय 2010 के आसपास वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो पे आउट आता था वो महीने की 12 तारीख को आता था, 12 तारीख को आता था। उस समय सुशांत मोहंती क्या करते थे, उसमें सुशांत मोहंती जब मेरे साथ, मैंने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था ये 8 महीने के बाद में। सुशांत मोहंती डायमंड डायरेक्टर थे, डायमंड डायरेक्टर। उनकी इनकम लगभग 40,000 रुपए के आसपास आई थी वेस्टेज से, जब मैंने काम करना बंद किया। तो वो बेचारे क्या करते थे, हर महीने की 13 तारीख को मेरे को एक मैसेज भेजते थे। उसमें व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, उस समय वो तरंग टाइप का मोबाइल होता था, उसमें एसएमएस आता था। तो वो बेचारे मेरे को हर महीने 13 तारीख को एसएमएस भेजते थे, गुड मॉर्निंग कश्यप जी, इस महीने मेरी इनकम इतनी। मैं मैसेज को देखता था, मेरे को क्या करना है, जब काम ही नहीं करना तो तेरे को मेरे को क्या करना है। वो बेचारा हर महीना मैसेज भेजता था डियर पार्टनर। ऐसा वो 16 महीने तक मुझे मैसेज भेजा। तो दिसंबर 2011 में उसका एक मैसेज आया। उस मैसेज में मैं मैसेज हर समय मैसेज खोलकर पढ़ता जरूर था उनका। वो मैसेज आया दिसंबर 2011 में, गुड मॉर्निंग कश्यप जी, इस महीने मेरी इनकम 1,83,000 कुछ रुपए है। जब मैं उस मैसेज को देखा तो देखने के बाद में पहली बार अपनी लाइफ में मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया का सबसे अगर कोई बेवकूफ और कोई इंसान है तो मैं हूं। रियलाइज हो गया मुझे, एकदम रियलाइज हो गया डियर पार्टनर्स, एकदम रियलाइज हो गया मुझे। और मैंने कहा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर ये कंपनी गलत होती तो 16 महीने बहुत लंबा समय होता है। अगर ये आदमी गलत होता सुशांत मोहंती तो यार 40 से 1,83,000 तक नहीं पहुंचता। मतलब पूरा खेल गड़बड़ मैंने कर दिया। तो अब आपको क्या
मानना सीखने की बात ही नहीं है, मतलब इससे आपको क्या समझना चाहिए। डियर पार्टनर्स, मेरा अपना ऐसा मानना है, मैं सुशांत मोदी को भगवान क्यों बोलता सुनना, मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया है वो लोग भी शायद मेरे बारे में एक मिनट बुरा सोच सकते हैं, लेकिन सुशांता मोहंती मेरे लिए एक मिनट भी बुरा नहीं सोच सकता। कारण सुशांता मोहंती इस बात को जानता है कि यदि गोपी कश्यप का कोई भी अहित होगा तो उसका नुकसान तो उसको बाद में होगा, सबसे पहले नुकसान मुझे हो जाएगा। तो मेरा अपना ऐसा मानना है डियर पार्टनर्स, जो भी आपका सही अपलाइन है, जो भी सही अपलाइन, जो भी ग्रोइंग अपलाइन, जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, जो आपकी जिंदगी को बेहतर करना चाह रहे होंगे, हाथ जोड़कर निवेदन है यार, उन पर डाउट मत करना जो मैंने कर लिया कदम। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये अकेले ऐसे लोग होते हैं यार, ये अप्लायंस लोग, जो सच में भगवान से बता रहा हूं, इस पृथ्वी पर वही लोग होते हैं जो तुमको मर्सिडीज चलते, तुम्हारे बच्चों को अच्छा पढ़ते देखते देखना चाहते हैं यार। जो गलती मैंने कर दी मालिक मत कर देना, सबसे बड़ी गलती थी, इसका भुगतना आज तक भुगत रहा हूं। और वो अच्छा है इंसान से, भगवान बेचारा 16 महीने अगर मुझे मैसेज नहीं भेजता तो पता नहीं मैं आज कोई पड़ा होता, शायद दारू और पीते हुए पड़ा होता। डियर पार्टनर्स, दिसंबर 2011 में जब उन्होंने उनकी आमदनी देखी डियर पार्टनर्स, तो मरता क्या नहीं करता, मैंने देखा, फिर मैंने उनको फोन लगाया, कहा चाचा, मैंने फोन लगाया उनको, बधाई हो 1,83,000 रुपए, अगर थोड़ी बहुत कृपा बची होगी तो फिर से काम करने को तैयार बैठा हूं। तो सुशांत मोदी मैंने फोन लगाया, तो सुशांत मोदी मुझसे कहा कि कश्यप जी, मैं तो दिसंबर 2011 में जब सुशांत मोदी का मैसेज आया तो मैंने उनको फोन लगाया कि भैया अगर थोड़ी बहुत अगर दया दृष्टि बची तो फिर से काम करने को तैयार हूं। तो सुशांत मोदी मुझसे कहा, कश्यप जी मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, आपके साथ फिर से काम शुरू कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा यार आदमी कैसा है यार, जब भी काम की बात करता हूं तो ये शर्त रखता है। मैंने कहा क्या शर्त है बता दो भैया। उसने कहा कि मैं आपके साथ इस बार काम तभी करूंगा जब मेरे साथ आप विदेश जाओगे। मैंने कहा विदेश कैसे जाऊंगा? बोले कि जनवरी 2012 में कंपनी की ट्रिप मलेशिया जा रही है, विदेश वेस्टिज की ट्रिप, आप मेरे साथ मलेशिया चलो, अगर वहां से आने के बाद आपको लगा कि काम करने का मन है तो हम आपको मिल करके काम कर लेंगे। तो मैंने कहा मलेशिया जाऊंगा कैसे? उसने कहा जब आप काम कर रहे थे तो आपका थर्ड फंड में कुछ पैसा जमा है, आप मेरे साथ चलिए, अगर काम करने का मन बना तो आकर के बाकी पैसे जमा कर देना आप कंपनी को, नहीं हुआ तो मैं रिस्क ले सकता हूं। मैंने कहा काम हो ना हो मालिक, एक बार विदेश तो घूम के आ जाता हूं, लगी फटी में निकल तो जाओ, मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। और मैं चला गया सुशांता मोहंती के साथ जनवरी 2012 में मलेशिया। अब मलेशिया जाने के बाद मुझे पता चला कि ये आदमी मेरे को एक्चुअल में क्यों लाया है यहाँ पर। मैंने मलेशिया में जो जिंदगी देखी, वो होटल देखा, होटल का कमरा देखा, कमरे के अंदर बाथरूम देखा, वो कमरे के अंदर जो पलंग देखा, पलंग में जो गद्दा देखा, वो वहां जो खाना देखा, लोग जो स्टाइल देखी, मुझे पता लगा कि सुशांत मोहंती यहाँ पर लाया है, देख रे गरीब, देख ले गरीब, तेरी औकात देख, तू कहां है, तू कहां जी रहा है और जिंदगी क्या है। कसम भगवान की बोल रहा हूं, 24 जनवरी को वहां से ट्रिप वापस आई थी इंडिया वापस आई थी वहां से, वो ना मलेशिया में एकदम जिहादी, एकदम आतंकवादी बन गया था, एकदम मतलब वो जो देखा था ना उसका मुझे एक ही चीज लग गया कि बचपन से जिस चीज के लिए मैं तड़प रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्री और यही से पूरा हो सकता है। 26 जनवरी को मैं वापस इंडिया आया, इंडिया आने के बाद में मैंने विज्ञापन वगैरह निकाला और मैंने अपने परिवार से बात किया। मैंने बोला जो मैं देख के आया हूं, अगर सच में 1 साल में कर गया जैसा सुशांत मोहंती बता रहा है और जैसी वेस्टिज कंपनी बोल रही है, इनकी बात को यदि मैंने अक्षर से फॉलो कर दिया तो विश्वास रखो इतने साल से जो हम तड़प रहे हैं, आप लोग जो इतना गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, ये पूरी तरह खत्म हो सकता है। और 2012 में, जनवरी 2012 से मैंने डियर पार्टनर्स, उस दिन से मैंने कसम खा ली कि जब तक इस बिजनेस में रहूंगा मैं 2 आदमी की बात मानना बंद नहीं करूंगा, एक सिस्टम, कंपनी का सिस्टम और सुशांता मोहंती की। अब उसका परिणाम क्या हुआ डियर पार्टनर्स? जनवरी 2012 में आया मैं, दिसंबर 2011 मेरी इनकम 0 थी, लेकिन जब इनकी बात माना उसी महीने मेरी इनकम हो गई 39,000 रुपए, उसी महीने मेरी इनकम 39,000 रुपए हो गई। और उससे ठीक 4 महीने बाद वेस्टिज से मेरी इनकम हो गई 66,000 रुपए। जब 66,000 रुपए इनकम हो गई तो उसके बाद फिर मैंने वेस्टिज को लगभग फुल टाइम करना शुरू किया डियर पार्टनर्स। 1 साल के अंदर मेरी इनकम 1 लाख पहुंच गई, अगले साल मेरी इनकम 2 लाख को क्रॉस कर गई, उसके साथ अगले साल मेरी इनकम 3 लाख को क्रॉस कर गई। और डियर पार्टनर्स अभी रिसेंटली मेरी इनकम लगभग 4.5-5 लाख रुपए के आसपास चल रही है डियर पार्टनर्स। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं बिजनेस में आया था 12,000 तक कमाई के लिए, 20 रुपए से लेकर के लगभग 5 लाख तक सफर करूं डियर पार्टनर्स, लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की इनकम कर चुका हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या समझना चाहिए आपको। जिस दिन सुशांत मोहंती मुझे पहली बार बताने के लिए आया था, अगर मैं मना कर देता और दूसरी बार अगर मैं मना कर देता तो होता क्या होता? मैं वेल्डिंग काम करता, पत्रकारिता करता, पैसे कमाता, प्रतीक क्या स्टोर से सामान खरीदता, वहां से तो क्या होता? इस 11 साल में मेरे घर में 11 कैलेंडर और 11 डायरी बढ़ गई। इससे ज्यादा क्या होता? इससे ज्यादा क्या होता? तो डियर पार्टनर्स, तो मैंने कोई गलत डिसीजन लिया वेस्टिज करने का? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? मैंने गोपी कश्यप ने अपनी जिंदगी में अगर सबसे सटीक और सबसे कोई बेहतरीन डिसीजन लिया है तो वो था
वेस्टिस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में डायरेक्ट बिजनेस करने का। अगर आपको लगे इस इंसान की जिंदगी की सच्चाई से, तो एक ही चीज कहूंगा डियर पार्टनर्स, आने वाला 3 साल पागलपन की हद को पार कर देना। विश्वास रखो, जिस जगह पर मैं हूं, पता नहीं कौन कहां है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 3 साल अगर उस अपलाइन को, और कंपनी जो बोल रही है उसकी बात को यदि आत्मसात करके अगर तड़प से अगर काम कर गए, तो उस जगह हो गए डियर पार्टनर जहां पर मैं आज हूं। तीसरी चीज क्या मिली डियर पार्टनर, 14 विदेश अप्लाई कर चुका हूं। इस बिजनेस से 3 कारें ले चुका हूं, जिसमें से एक कार है टाटा मांजा क्लब प्लस, एक मर्सिडीज बेंज है 48 लाख रुपए की, और अभी मैंने पिछले साल अपने बेटे को उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया है एक हुंडई 10 लाख रुपए की। मर्सिडीज के बारे में 1 मिनट जरूर बताना चाहूंगा, समझ आना चाहिए डियर पार्टनर्स। मैं जब 14 साल का था तो मेरे पिताजी पान की दुकान चलाया करते थे, तो मेरे पिताजी आनंद से रायपुर शहर मुझे पान लेने बेचा करते थे। तो रायपुर में एक इलाका है, गोल बाजार इलाका है, वहां पर चिकनी मंदिर का इलाका है, वहां से मैं खुला पान की टोकरी लाता था, लगभग 40-50 किलो का टोकरी होता था, उसको मैं 4 किलोमीटर वहां से टैक्सी स्टैंड तक लाता था पैदल ऐसे बो करके। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं कोई रिक्शा कर सकूं। तो डियर पार्टनर्स, जब मुझे पता चला वेस्टिस में जब काम करने के बाद में कि इसमें मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ी जा सकती है, तो मैंने अपना एक ड्रीम, एक टारगेट, एक लक्ष्य तय किया कि जिस दिन मेरा बेटा 14 साल का होगा, मेरा बेटा जिस दिन 14 साल का होगा, मैं अपने बेटे को उसी रोड पर ले जाऊंगा, उसी मंदिर के पास ले जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे के सर पर पान की टोकरी नहीं होगी, उसके पिछवाड़े की जो बैठेगा उसमें सीट होगी वो मर्सिडीज बेंज की होगी। और डियर पार्टनर, 14वें सालगिरह पर मैं अपने बेटे को मर्सिडीज लेकर दिया, और उस मर्सिडीज को लेकर मैं मंदिर नहीं गया, क्योंकि इंसान जब भी कोई नई चीज लेता तो भगवान के दरबार पे पहले जाता। मैं भगवान के दरबार नहीं गया, मैं सबसे पहले मर्सिडीज को लेकर के उसी गोल बाजार में गया, और गोल बाजार के रोड में खड़ा किया वहां पर, और रोड में खड़ा करके ऐसे ही उतरा, ऐसे उतर के रोड को चूमा, वहीं पर मैंने, लोग देख रहे थे, और मैंने वहीं पर चिल्ला कर कहा, गरीबी बाय बाय, आज से मैं अमीर। अब जहां पर बैठे हैं वहीं पर मुझे बोलना, मैं सुन नहीं पाऊंगा लेकिन आप मुझे सुन पा रहे हैं, बोलना मुझे, ये मर्सिडीज बेंज, ये ऑडी, ये जगुआर, ये समाज में किनके पास में होती है? गरीबों के पास। गरीबों के पास होती है गाड़ी। किसके पास होती है? जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूं। अमीरों के पास। किसके पास होती है गाड़ी? अमीरों के पास। ये गाड़ी किसके पास है आज? मेरे पास है। मेरे नाम से आरटीओ में रजिस्ट्रेशन है, इसका मालिक मैं हूं। तो फिर मैं कौन हुआ? जोर से बोलो, मैं कौन हुआ? मैं हुआ अमीर। कौन? अमीर। कौन? कौन? अमीर। अमीर। देखो ये दुनिया, देखो यही दुनिया 35 साल पहले मेरे को ठोक ठोक के बोलती थी, तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है, और आज यही दुनिया ताली मार मार के बोल रही है, गोपी कश्यप तू अमीर है, तू अमीर है, तू अमीर है। तो क्या गोपी कश्यप ने 49 साल में काम नहीं किया? क्या काम तो किया, काम करने में काम चोरी नहीं किया, लेकिन काम करने के लिए सही रास्ता नहीं मिल रहा था, सही साधन नहीं मिल रहा था, सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा था। 2010 में मिला सही रास्ता, डायरेक्ट सेलिंग, सही साधन मिला वेस्टिस, सही मार्गदर्शक मिले सुशांत मोहंती, सिद्धार्थ सिंह, दीपाली पात्रावाल, नीलेश पात्रावाल जैसे पूजनीय लोग। ये लोग, इनको, इनकी तस्वीर टांगो, इनकी तस्वीर, ये इनकी ऐसे लोगों की तस्वीर, ये लोग मिले तो आज जिस चीज पे तड़प रहा था डियर पार्टनर्स, क्या नहीं किया जिंदगी में, कौन कौन सी हरकत नहीं की अमीर बनने के लिए, लेकिन आज अमीर बनकर खड़ा हुआ डियर पार्टनर्स। इस सिस्टम से 2 मकान बना चुका हूं डियर पार्टनर्स। सबसे बड़ी बात करूं सिक्योरिटी की, आज से 11 साल पहले मेरे पास में 1 रुपए की बीमा पॉलिसी नहीं थी। मतलब आज से 11 साल पहले अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा परिवार रोड में आ जाता, क्योंकि मेरे परिवार में किसी को वेल्डिंग और पत्रकारिता करना नहीं आता था। लेकिन आज 11 साल के अंदर में 8 से अधिक राज्यों का नेटवर्क बना चुका हूं डियर पार्टनर्स आज की तारीख में, और लगभग 80,000 से अधिक लोगों का नेटवर्क है। आज महीने की, उनके कारण से महीने की 5 लाख की आमदनी कर रहा हूं। यदि आज मुझे कुछ हो जाता है, वैसे मुझे 120 साल से पहले कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मेरी जरूरत मेरे से ज्यादा ऊपर वाले को रह गई है अब डियर पार्टनर्स। तो मुझे अगर आज कुछ हो जाता है तो आज मेरे परिवार को यह चिंता नहीं है कि पैसे कहां से आएगा। एक बात तो फाइनल है यार, आज जिस बच्ची के लिए बिजनेस शुरू किया था ना, वो दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाई करी, दिल्ली जैसे शहर में मेरे खानदान की पहली लड़की है जो इतने बड़े शहर में पढ़ रही है, मेरे खानदान की पहली लड़की है जो हवाई जहाज से आना जाना करके पढ़ाई कर रही है। न केवल वो, बल्कि मेरा बेटा अभी ये 4 तारीख को, अभी 4 तारीख को ये दोनों बच्चे अभी फिर से दिल्ली जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इतना पैसा कमा चुका हूं कि मेरे बच्चे आज विदेश में पढ़ना चाहे ना तो विदेश में पढ़ा सकता हूं, इतना कमा चुका हूं डियर पार्टनर्स। रही बात इस बिजनेस से क्या मिला, मान सम्मान। अब जहां बैठे हैं वहां से बता दी मेरी ताली, कौन है गोपी कश्यप डियर पार्टनर्स। आज न केवल बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, आज पूरा हिंदुस्तान मुझे जान रहा है, मुझे ताली बजा रहे, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग फूलमाला पहना रहे हैं डियर पार्टनर्स। ये सब क्या होता आज से 11 साल पहले, जहां पर था, जब शराब पी के जाता था, मानो चाहे मत मानो, जब रात को शराब पीकर आया करता था वेल्डिंग काम करके ऐसे, तो साला कुत्ता भी मेरे देखता था तो भूखता नहीं था, बोले साले इसको भूख के क्या करेंगे, इसको भूखने से क्या मिलने वाला है। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान जान रहा है डियर पार्टनर, हुआ कैसे, हुआ कैसे। केवल काम चोर कभी नहीं रहा यार, कभी कभी जिंदगी में काम चोरी भर नहीं किया मैंने,
बस वही मैं बताया, सही रास्ता नहीं था, सही साधन नहीं था, सही था, ये मुझे मिला। डियर पार्टनर्स, अगर आप वेस्टिज कर रहे हैं तो सही रास्ता आपको शायद मेरे हिसाब से मिल चुका है, डायरेक्ट सेलिंग, सही साधन आपको वेस्टिज मिल चुका है। और इनके सर के बारे में, मैडम के बारे में बताने की कुछ जरूरत है तो सूरज को मतलब आप दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी। डियर पार्टनर, इतने अच्छे मार्गदर्शक है, तो फिर आप तो अमीर बनेंगे या तो कोई लोग सकता है, बोल देता हूं। डियर पार्टनर, अगर आपने शुरुआत नहीं की है और अमीर बनने की कई साल से चाहते हैं तो शुरुआत कर लीजिए। डियर पार्टनर, सही रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, सही साधन है वेस्टिज, सही अप्लायंस है डियर पार्टनर, सही लोग हैं, ये मेंटर्स हैं हमारे जिनके माध्यम से बन सकते हैं। डियर पार्टनर, आइए बात को समाप्त करूं उसके पहले अपनी जिंदगी से मैंने क्या सीखा, एक संदेश, ज्यादा नहीं, 1 मिनट बताऊंगा, क्योंकि सिखाने विखाने मेरा विश्वास नहीं रहता। क्योंकि लाइफ में मैंने एक चीज देखा है कि 2 काम कभी नहीं करना, ऐसा मैंने महसूस किया 49 साल के दिन, किसी को सिखाना नहीं, किसी को सलाह नहीं देना। अगर आपको आत्महत्या ही करना है, अगर आपको आत्महत्या ही करना है अपनी जिंदगी में, तो 2 काम करो, सिखाओ और सलाह दो। क्योंकि इंसान करता वही है जो उसको करना है, इंसान मानता वही है जो उसको मानना है, इंसान समझता वही है जिसको समझना है। ये 2 काम से मैं बिल्कुल तौबा कर लिया है मैंने अपनी जिंदगी से। जो मैंने देखा है उसको सिर्फ आपको बता देता हूं 1 मिनट के लिए। मेरे जीवन से अगर मेरा क्या संदेश है डियर पार्टनर्स, मेरा एक ही संदेश है डियर पार्टनर्स कि इस धरती पर 3 चीजें हैं जिसको खुली आंखों से देखी जा सकती है, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान। इन तीनों में इस समय जो मुझे आप जो सुन रहे हैं, आप और मैं कौन है डियर पार्टनर्स, हम इंसान हैं। और इस धरती पर इंसान, जो भी इंसान है, उसके साथ केवल 2 ही घटना होती है, 2 ही घटना घटती है इंसान के साथ। पहली घटना, इंसान का जन्म होता है, आपका जन्म हो गया, मेरा जन्म हो गया, और इंसान के साथ दूसरी घटना घटती है, उसकी मौत होती है। गोपी कश्यप अपने बारे में एक बात बिल्कुल ठोस तरीके से जानता है कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह मुझे नहीं मालूम, मेरी मौत होगी, यह बात पक्की है। आप भी जानते हो ना कि आपकी क्या होने वाली है, मौत होने वाली है। तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि अगर हमको मरना ही था तो हम सारे पैदा ही क्यों हुए? प्रश्न तो खड़ा होता है कि हम मरना ही था तो हम पैदा क्यों हुए? तो कारण है डियर पार्टनर्स कि जन्म और मृत्यु के बीच में एक अवस्था होती है जिसको इंसान का जीवन बोलते हैं। हर इंसान का अपना एक जीवन होता है, और जीवन जो है मेरे हिसाब से केवल 2 ही प्रकार का होता है, एक सुखी जीवन या दुखी जीवन। संतुष्ट जीवन होता ही नहीं, इंसानों का जीवन संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट जीवन होता है संतों का या भगवान का, जिसको आप कबीर बोलते हैं, गुरु नानक बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, राम बोलते हैं, कृष्ण, ये लोग संतुष्टि जीव है। इंसान का जीवन या तो सुखी जीवन होगा या तो दुखी जीवन होगा। तो इंसान करने क्या है, जन्म से लेकर मरने। मैं आपसे पूछता हूं, मरने से पहले आप कौन सा जीवन जीना चाहोगे, सुखी या दुखी? अच्छा, आप बोल रहे सुखी जीवन जीना चाहूंगा, वाह वाह वाह, हर इंसान चाहता है सुखी जीवन। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखो, आप धरती पर आए हो सुखी जीवन जीने के लिए ना, ये बात तो तय है, आप बोल रहे सुखी जीवन जीना चाहता हूं। अब जरा दिल पे हाथ रखो, आंख को बंद करो और अपने आप से प्रश्न पूछो और अपने आप को जवाब दो। जन्म से लेकर के अब तक जो घड़ी बता रही है आज के डेट में, जन्म से लेकर के अब तक जितना खुश रहना या जितना सुखी रहना चाहते हो, क्या सच में उतना हो? और अपने आप को टोपी मत पहनाना, इस दुनिया में हर बात की छूट है, अपने आप को टोपी पहनाने की छूट नहीं है। जिसने अपने आप को टोपी पहनाया उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। क्या जवाब आ रहा है? नहीं ना। तो फिर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दुनिया में क्यों आए हो? मरने के लिए आए हो तो इंतजार ज्यादा मत करो, निपटो जल्दी। और अगर जीने आए हो तो दुखी जीवन मत जियो, सुखी जीवन जियो। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि सुखी जीवन के लिए 5 चीजें होना जरूरी है इंसान के पास में, ये मेरा अपना अनुभव है। अगर ये 5 चीजें अगर नहीं है तो आप सुखी जीवन नहीं जी सकते। पहली, अच्छी सेहत। दूसरा, पर्याप्त पैसा। तीसरा, सही तरीके का मान सम्मान। चौथा, लाइफ को जीने के लिए पर्याप्त समय और टेंशन फ्री, मतलब निश्चिंतता भरी लाइफ। ये 5 चीजें जिसके पास होती है वो आदमी अपनी जिंदगी को मरने से पहले काटता नहीं है, जीता है। और ये 5 चीजें मेरे हिसाब से किसके पास होती है? इस धरती पर इन 3 प्रकार के जीवन शैली चल रही है मेरे हिसाब से। पहला, गरीब जीवन, जो जिनके पास न सेहत है, न पैसा है, न मान सम्मान है, न समय है, न उनके पास टेंशन फ्री लाइफ है, ये गरीब। दूसरा जो जीवन है, लाइफ स्टाइल, वो है रईस जीवन। रईस जीवन तो रईसों का मेरे हिसाब से तो गरीबों से बदतर है मेरे हिसाब से रईस लोग, क्योंकि ये लोग जिंदगी में भागते हैं किसके पीछे में? पैसा नहीं, कागज कागज। मेरा ऐसा मन, लोग बोलते हैं यार, लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जिंदगी बनानी है। मेरा अपना दर्शन शास्त्र, मेरा अपनी फिलॉसफी है, बनाया उसको जाता है जो बचेगा, जो बचना ही नहीं उसको क्या बनाना? जिंदगी को बचने वाली थोड़ी है, जिंदगी को बनाना नहीं है मालिक, जिंदगी को जीना है, जीना। बनाने का काम मत करो, जियो।
और जीने के लिए इंसान को पर्याप्त दौलत, जीना है तो दो तरीके से, या तो गरीब की तरह जी सकते हो या शहंशाहों की तरह जी सकते हो। तो शहंशाहों की तरह जीना है तो शहंशाहों के टाइप का पैसा चाहिए और एंजॉय करने के लिए जीवन को समय चाहिए। तो रईसों के पास तो कुछ भी नहीं होता, तो गरीबों से बदतर है, दौड़ रहे कागज के पीछे में, ठीक है। और तीसरे लोग होते हैं अमीर लोग। तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, एक ही है, सब भाग रहे हैं, मैं भाग रहा हूं, आप भाग रहे हो, कहां दौड़ रहे हैं? उसी यात्रा में, मरने की ओर। कोई पहले कोई बाद में मरेगा, सब मरने की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन मरने से पहले जीना है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि मौत को एक बार देख ही लो ठीक से। सच्चाई को चिंता उसी बात की होती है जो अनिश्चित है। मेरे हिसाब से चिंता उसी की करता है इंसान जो भविष्य में अनिश्चित है। पैसा कितना कमाएंगे, कार आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता रहती है। लेकिन जो निश्चित है उसकी चिंता, लोग मौत के बारे में चिंतित रहते हैं। अबे जो होना ही है उसके क्या चिंता करना है? देख लो साले को ठीक ठाक से कि होना ही है, और उसको अच्छा होना ही है तो साला अभी हो सकता है, ये कल हो सकता है। तो जब होना ही है तो उसके पहले हंस लो, गा लो, नाच लो, जी लो, खा लो, पी लो, जो करना कर लो। अब ये सब करने के लिए तो समय चाहिए, पैसा चाहिए मालिक, ऐसा मेरा मानना है। आपको जो समझ आता है वो करना। तो मेरा मानना है कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में आदमी का एक ही गोल होना चाहिए, अमीर बनना, अमीर बनना, अमीर बनना डियर पार्टनर्स, क्योंकि यही जीवन सुखी जीवन दे सकता है। और जो अमीर होगा मेरे हिसाब से इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो संतुष्ट हो जाएगा, मतलब वो बन जाएगा बुद्ध, नानक, कबीर, जो भी है वो बात की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातें हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि भूखे पेट भजन ना होगा पाला, पेट जब तक भरेगा नहीं तुम्हारा आत्मा तुम जा ही नहीं सकते हो, ये तो चक्कर ही छोड़ दो। तो डियर पार्टनर्स, अब अल्टीमेटम गोल है अमीर बनना। तो आज से मेरा एक छोटा सा संदेश है, जब तक श्वास चल रही है, जब तक श्वास चल रही है, एक ही चीज होना चाहिए, अमीर बनना, अमीर बनना और अमीर बनना। बस एक ही चीज डाल दो अपने सारे समय को, अपने अस्तित्व, अपने शरीर को डाल दो केवल एक ही लक्ष्य के लिए, अमीर बनने के लिए डाल दो डियर पार्टनर्स। और वही काम करो जो आपको अमीर बना दे, मतलब एक पांचों चीज दे दे। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग से पांचों चीजें मिल सकती है। वेस्टिज ने प्रमाणित कर दिया है, अब वेस्टिज को कोई गवाही और सबूत देने की जरूरत नहीं, उसने बता दिया है, पांचों चीजें लाखों लोग उसने उपलब्ध करा दिया है। और ऐसे लोग जो बैठे हैं इस समय मेरे सामने, ये लोगों ने तो पता नहीं हजारों लोगों को वो चीजें दिलवा दी है। तो ये तो प्रूफडेड लोग बैठे हुए हैं, तो फिर अब किस चीज की जरूरत है आपको? अब बात रही कि जो लक्ष्य है इसको पाने के लिए दो ही बात होती है। मैंने कहा जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो किसी भी चीज को पाने के लिए पहली चीज होती है इच्छा, उस पानी चीज को इच्छा। तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख दे देता हूं, अपने अनुभव के आधार पर लिख देता हूं, स्टाम्प पेपर लिखवा लो। जिस भी चीज को आप पाने की इच्छा करोगे ना, गर्दन उड़ा देना, वो चीज नहीं मिलने वाली है, मिलती ही नहीं है। क्योंकि इच्छा कहां से पैदा होती है? दिमाग से। आप तीन चीजों का जोड़ हो, शरीर, विचार और भावनाएं, तीन चीजों का इंसान जोड़ होता है। आपकी जिंदगी में ये जो शरीर है टूल्स है, केवल टूल्स, इसका उपयोग करना है। अब इस टूल्स को काम कौन कराता है? ऑर्डर कहां से मिलता है? या तो ऑर्डर ये देता है भेजा, जिसको दिमाग या विचार बोलते हो, या तो ऑर्डर कौन देता है? इमोशंस। इच्छा कहां से पैदा होती है? यहां से। और ये क्या करता है? पहले इच्छा पैदा करता है, और फिर जो इच्छा पैदा करने जब एक्शन करते हो तो उस एक्शन के प्रति फिर मिसगाइडेड करना शुरू कर देता है बराबर। इसका काम ये राजनीति करता है, राजनीति, इसका काम राजनीति करना है मेरे हिसाब से। क्लियर है? तो इसकी जो भी बात मानेगा उसका इस जिंदगी में गरीब बन के मरना तय है। क्लियर है? तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। तो अपनी जिंदगी में जो भी चीज आप पाना चाहते हो, सपोज यदि आप अमीर बनना चाहते हो, अगर अभी सुनने के बाद आपको लगा कि मरने से पहले अमीर बनना है, अगर ऐसा लक्ष्य तय हो गया होगा, शायद हो गया होगा, तो अमीर बनने की इच्छा मत करना, कभी नहीं बन पाओगे, मर जाओगे, अमीर नहीं बनोगे। तो फिर कैसे पूरा होती इच्छा? ये मेरा अपना अनुभव है। जो भी चीज पाना चाहते हो उसके लिए ना बाबा तड़प चाहिए, तड़प। जिस चीज के लिए तड़प आ गई ना, मैं आपको बोल देता हूं, उसको तो भगवान और खुदा भी आपको पाने से रोक सकता। क्यों? उसका कारण जो मैं समझता हूं अपने अनुभव पर, जिस चीज के लिए आप तड़प जाते हो उस चीज के लिए आप बेचैन हो जाते हो, बेचैन। और इंसान का स्वभाव क्या है? चैन से रहना, चैन, शांत चाहता है इंसान भैया, चुप रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन कोई चीज आपको बेचैन कर दी तो जब तक वो नहीं मिलती तब तक क्या रहोगे? तड़पते रहोगे। तो चीज चाहिए। अब ये बेचैनी क्यों होती है? प्रश्न उठता है कि बेचैनी किसी चीज के प्रति होती है? बेचैनी उसी चीज के प्रति पैदा होती है जिस चीज से आप प्रेम करते हो। क्या करते हो?
इच्छा जो है, जिस चीज की इच्छा करोगे उससे वासना पैदा होती है। मोह 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 वासना वासना पैदा होती है। समझना, हिंदी का बहुत अच्छा शब्द है। जिस चीज के प्रति इच्छा होगी ना, उसके प्रति वासना या मोह पैदा होती है, मोह। लेकिन जिस चीज की प्रति तड़प हो जाती है ना, उससे प्रेम हो जाता है, प्रेम। और एक चीज बताता हूं, प्रेमी हमेशा पागल होता है। बोलते हैं ना, ये साला प्रेमी पागल, मजनू पागल। पागल नहीं है बाबा, वो प्रेमी है, तड़पता है लैला के लिए, तड़पता है। चाहिए तो लैला ही चाहिए, साला लैला के सिवा कुछ नहीं चाहिए। एक आदमी देखा है, श्री दशरथ मांझी। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा होता है तो उनके चरण में चला जाता हूं। दशरथ मांझी 25 साल क्या तोड़ा, पहाड़ क्या तोड़ा। हम और आज की नजर में साला क्या करने आया है, हम ये सोचेंगे। जिंदगी में क्या सीखना चाहिए उस व्यक्ति से जो मैंने सिखाया दिया पार्टनर्स। उसने एक डायलॉग बोला है, मालूम है आपको? जब एक पत्रकार आके उससे पूछता है कि दादा इतना बड़ा काम क्यों करते हो, सब काम क्यों करते हो, तो पूछता है आप क्या करते हो? बोले पत्रकारिता। अपना पेपर काहे नहीं छापते हो? पूछता है अपना पेपर काहे नहीं छाप लेते? वो पत्रकार बोलता है कि पत्रकारिता करना आजकल ठीक ठाक नहीं, सारा सम्मान बर्बाद होता है। बोलता है अपना पेपर काहे नहीं छाप लेते? तो बोलता है वो पत्रकार की पेपर छापना का इतना आसान काम है? तो बोलता है पहाड़ तोड़ने से ज्यादा काम, बड़ा काम है का? वो बोलता है, तो वो क्या बोलता है पत्रकार की, बाबा आप ये इतना पहाड़ ये तोड़ने काम कैसे कर लेते हो? सुनना उसका एक शब्द, प्रेम में बड़ी ताकत है। क्या बोलता है उसने? प्रेम में बड़ी ताकत है। और उसका शब्द सुनना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो पहले प्रेम करता था अपनी पत्नी से, अटूट प्रेम करता था दशरथ मांझी, अटूट प्रेम, कुछ भी कर सकता था अपनी पत्नी के लिए। लेकिन उसी पत्नी को उस पहाड़ की वजह से उसकी मौत होती है, तो उससे बदला लेने के लिए वो काम करता है। लेकिन करते 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 उसको प्रेम हो जाता है। किस चीज से? पहाड़ से नहीं, उस रास्ते से प्रेम हो जाता है। रास्ता 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 की रास्ता बना दूं, प्रेम। और प्रेम के लिए डियर पार्टनर्स क्या कर जाता है ऐसे लोग। तो मैंने एक महसूस किया है, दो ही ऊर्जा है धरती पर, डर या प्रेम। जब भी इच्छा पैदा करोगे, जब भी इच्छा करोगे तो डर पैदा होगा। वासना हमेशा डर पैदा करती है। लेकिन जब आप किसी चीज के तड़पोगे तो एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी को प्रेम कहते हैं। और परमात्मा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, परमात्मा केवल प्रेम है। जिस चीज से प्रेम हो गया उसे परमात्मा हो गया। परमात्मा को पाने की प्यास हो गई। पार्टनर से एक ही निवेदन करूंगा कि इस जन्म में मरने से पहले अमीर जरूर बनने का लक्ष्य रखो, और अमीर बनो, और उसकी इच्छा मत रखो, तड़पो। ये मेरा अपने जिंदगी का अनुभव है। शायद संदेश मान लें, चाहे सीख मान लें। डियर पार्टनर, यहां पर से विदा होता हूं आपसे बहुत ही सम्मान के साथ में, और बहुत ही अंतरात्मा से आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि उस मालिक, उस खुदा, उस वाहे गुरु ने जो आज आपको इतना अनमोल समय जो दिया हुआ है, उसमें से कुछ समय आज आपने इस व्यक्ति के लिए आपने लगाया, मुझे ध्यान से सुना। मेरे किसी भी सुनी गई बातों को मानिएगा मत, निवेदन है, मानिएगा मत। लेकिन निवेदन है, जो भी मुझसे सुना उसको मनन जरूर कीजिएगा। मनन करने के बाद में यदि लगे कि इस आदमी की जिंदगी से कुछ, आपकी जिंदगी में कुछ हो सके, जो ईश्वर ने मेरे साथ एक खेल खेला है, खेल खेल रहा है, यदि आपके साथ कुछ हो सके, और यदि आप इस धरती पर मरने से पहले अमीर बन सकें, तो शायद उस मालिक ने मुझे यहाँ पर भेजा है, जिस फूल के रूप में मुझे सुगंध बिखरने भेजा है, शायद ही मेरा अपना सफल हो जाए। डियर पार्टनर, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप तड़पे मैं चाहता हूं, तड़पो, आपकी रातों की नींद खराब हो जाए, आपका दिन का चैन खराब हो जाए, आप भूखे रहो, प्यासे रहो, दीवाने हो जाओ, पागल हो जाओ, मेरी दुआ है आपको। आप तड़पो, इतना तड़पो अपनी चाहत के लिए कि डियर पार्टनर्स वो आपको मिल जाए। और याद रखना, जो दीवाने होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो पागल होते हैं, दुनिया उसी की कहानी रखती है। सिकंदर को जब भी याद किया जाएगा, हिटलर को जब भी याद किया जाएगा, क्रूर व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन जब भी कबीर को याद किया जाएगा, जब भी ऐसे लोग याद किया जाएगा, तो प्रेमी के रूप पर। क्योंकि हम यहाँ पर दुनिया में आए हैं हैप्पीनेस फैलाने के लिए, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, और स्वर्ग बनाने के लिए पार्टनर आपको करना पड़ेगा। लोगों को खुद अच्छी से आप पाइए, पर्याप्त दौलत कमाइए, जिंदगी जीजिए, पर्याप्त समय कमाइए, मान सम्मान पाइए, और यही चीजों को फैलाइए। और यही रास्ता है जो मेरे हिसाब से, जो मैंने जिंदगी महसूस किया, डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टेज मार्केट प्राइवेट लिमिटेड कर रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, सच में है ये संस्था उस सम्मान की, उसकी हकदार है ये संस्था। डियर पार्टनर्स, ये अपनी अंतरात्मा से बोल रहा हूं। और ऐसे गुरु, यहीं पर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं डियर पार्टनर्स, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आप सबसे गुड लव यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गोपी जी। और ये मेरा पहला सेमिनार होगा जहां पर मैंने बीच में कोई भी चीज के बारे में कोई टिप्पणी या कोई सजेशन नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद इतना खो गया था आपकी कहानी में, और इतना फ्लॉलेस है कि
मुझे सुनने के ऊपर ये, यानी कि मुझे लगता है कि हर एक व्यूअर ये चीज सुनने के ऊपर मजबूर हो गया है। और आपने जो अपनी बातें रखी, जो भी चीज इच्छाएं के बारे में बताई और जो प्रेम के बारे में आपने बताया, मेरे हिसाब से बहुत ही सही और बहुत ही सटीक चीज बताई है। मैं यहाँ पर आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड और हमारी सारी लीडरशिप की तरफ से आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी अमीर और ज्यादा अमीर और बहुत लोगों को आप अमीर बनाएं, यही हमारी दिल से आपके लिए इच्छा है, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू सर, थैंक यू।